आर के नॉवेल्स को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों। चैप्टर CH 2911 जल्दी करो, हमें ये भूथा जगह छोड़नी होगी। टीम ने आइस व्हील फ्लाइंग बोट को छोड़ दिया और दूसरों की परवाह किए बिना विशाल बर्फ की कब्रों से बाहर निकल गई। कब्रों का विस्तार हुआ, बर्फ ने उन्हें पर्वत श्रृंखला की तरह घेर लिया, यहाँ तक कि उनके ऊपर का आकाश भी बर्फ से ढका हुआ था। बचने का एकमात्र तरीका दौड़ते रहना और नए संघनित बर्फ के क्रिस्टल को तोड़ना था। यदि वे धीमे होते तो वे मोटी बर्फ के अंदर फंस जाते। बर्फ उनके खून को जमा देगी और उनके शरीर को सख्त कर देगी। वे अंत में बर्फ की चट्टानों पर उकेरे गए जीवित बर्फ के नमूने बन जाएंगे। भले ही वांग शुओ चरम दक्षिण भूमि पर थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसी भयानक आपदा का सामना नहीं किया था। उनके मन में बस इतना था कि बाहर निकले और बर्फ तोड़ें। बर्फीले ठंडे मौसम में वे थक गए। ये कल्पना करना कठिन था कि बर्फीला तूफान कितनी दूर तक कवर करेगा। उन्होंने ये भी सोचा कि चरम दक्षिण की कब्रें कितनी दूर तक विस्तारित हो सकती हैं। उन्हें लगा कि सूरज की रोशनी उनसे दूर जा रही है। ठंड ने उनके शरीर पर आक्रमण कर दिया। उन्हें थकावट महसूस हुई। वे सोचने लगे कि क्या हार मान लेना और बर्फ को अपने ऊपर हावी होने देना इतना बुरा विचार था। शायद बर्फ के क्रिस्टल के अंदर फंसना कोई बुरा विचार नहीं था। कम से कम उन्हें इतना दर्द तो नहीं सहना पड़ा। उन्हें थकान महसूस हुई। रोशनी उनसे बहुत दूर थी। वे पूरी गति से आगे बढ़े, लेकिन एक अथाह बर्फ की गुफा तक पहुंचे और उसमें गहराई तक गिर गए। वे निकास से और भी दूर थे। क्या हम यहां मरने जा रहे हैं? उनमें से कुछ इतने थक गए थे कि वे अब और हिल भी नहीं सकते थे। स्विश! एक बैंगनी पवित्र लौ जो एक धधकते हुए पवित्र जानवर के समान थी, जल उठी। यह उनके सामने बर्फ की चट्टान की ओर फैल गया। मोटी बर्फ पिघल गई और उन्हें गर्माहट महसूस हुई। वे गुआंग ने आग की लहर पर कदम रखा और समूह के आगे उड़ गए। उन्होंने एक लंबा पवित्र ज्वाला कालीन बिछाया और उन लोगों के लिए आशा की एक किरण प्रदान की जो हार मानने वाले थे। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं, जल्दी करो, ली वेनबिन चिल्लाया। तभी वे आशा से भर गए और धधकते कालीन के साथ भयानक विशाल कब्रों से बाहर निकल आए। बर्फ के मैदान के बाहर तूफान एक शांत और सुरम्य दृश्य था। बर्फ की पर्वत श्रृंखलाओं पर बर्फ के टुकड़े गिरे। छोटे छोटे जीव जो ठंड को झेल सकते थे, चिकनी जमीन पर घूमते थे। सूरज की रोशनी उनकी त्वचा को जलाए बिना काफी उज्ज्वल थी। ये दोपहर के सूरज की तरह गर्म था। तूफान के किनारे रहने का अनुभव उस समय से बिल्कुल अलग था जब वे तूफान के बीच में थे। उन्हें लगा कि कुछ देर पहले उन्होंने जो अनुभव किया था वह एक डरावने दुःस्वप्न से अधिक कुछ नहीं था। कुल गिनती करो, वांग शुओ ने भीड़ से कहा। टीम के नेताओं ने तुरंत गिनती की। यान लैन की चीख निकल गई। उसकी टीम का हीलिंग मैच चला गया था। ली वेनबिन ने भौहें चढ़ा दी। उनके नेतृत्व में 2 रॉयल जादूगर भी गायब थे। 2 शाही जादूगर पहले ही विद्रोही हवा की चपेट में आ गए थे। वे 5 लोग कम थे। वे बर्फीले तूफान के बीच कब्रों से बच निकलने के लंबे समय से चले आ रहे डर से उबर नहीं पाए थे। वे अब लाचारी और भय में डूब गए थे। इसकी संभावना नहीं थी कि वे तूफान के कारण बर्फीले मैदान में लौट सकें और दूसरों को बचा सकें। तूफान खत्म होने के बाद उन्हें अपनी पीठ के पीछे केवल पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई दे रही थीं। पहाड़ पूरी तरह से बर्फ और बर्फ से बने थे। 5 लोगों को खोदकर बाहर निकालना रेत में फंसने से अलग नहीं था। वे भी इसमें फंस जाएंगे। चरम दक्षिण भूमि खतरे से भरी थी। हर कोई अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 5 लोग इतनी जल्दी मर जाएंगे। हमने आइस व्हील फ्लाइंग बोट और क्लियर फायर फॉर्मेशन खो दिया है। हम ठंड के बीच अधिक से अधिक 3 दिन तक जीवित रह सकते हैं। ली वेनबिन घबरा गए। उनके पास केवल 3 दिन थे। वे चरम दक्षिण भूमि के मध्य में थे। यदि वे समुद्र में वापस लौटे तो भी उन्हें लगभग 4 दिन लगेंगे। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उनमें से शायद ही कोई इस स्थिति का सामना करते हुए शांत रह सका, जहां आगे का रास्ता खतरे से भरा था और पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए हम अब और देर नहीं कर सकते। मेरे पीछे आओ, हम पैदल ही आगे बढ़ेंगे, वेई गुआंग ने कहा। मैं इतना थक गया हूं कि मुझमें बोलने की ताकत ही नहीं बची है। ये सही है। बर्फीले तूफान ने हमारी बहुत अधिक ऊर्जा खत्म कर दी। हमें आराम करने की जरूरत है। आराम करो, वेई गुआंग ने थके हुए जादूगरों की ओर देखा और उपहास किया। अगर हम 3 दिनों में दक्षिणी ध्रुव स्टेशन तक नहीं पहुंच सके तो आप सभी लोग इसी स्थान पर हमेशा के लिए सो जाएंगे। इसके अलावा ठंड हमारे जादू को कमजोर कर देगी। हम अभी भी 1 या 2 दिन तक बर्फीले जानवर से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं,
लेकिन तीसरे दिन हम इतने कमजोर हो जाएंगे कि हम इस जगह के सबसे कमजोर बर्फीले जीवों से भी नहीं लड़ सकेंगे। वेई गुआन सही हैं। हम अभी आराम नहीं कर सकते। आइए हम अपनी कमर कस लें और आगे बढ़ते रहें। वांग शुओ ने कहा। हर कोई थक गया था। भले ही वे कब्रों से भरे बर्फीले तूफान से सफलतापूर्वक बच गए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे शारीरिक रूप से मजबूत थे। इसके अलावा ठंड ने उनके शरीरों को कष्ट देना जारी रखा और उनकी ऊर्जा खत्म कर दी। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए म्यू निंगजू को विश्वास था कि वे जीवित रूप से गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। म्यू निंगजू ने यह उम्मीद नहीं की थी कि भयानक बर्फीला तूफान अचानक आएगा और उनका रास्ता रोक देगा। प्रोफेसर वांग, क्या सर्दी के जहर से राहत पाने या इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका है? प्रकृति के विशेष नियम के अनुसार विष के आसपास ही तदनुरूप मारक औषधि सदैव मौजूद रहती है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो चरम दक्षिण भूमि में ठंड से लड़ने में मदद कर सके। म्यू निंगजू ने वांग शुओ से पूछा। यदि वे इसी स्थिति में रहे तो म्यू निंगजू का मानना था कि उसके अलावा सभी लोग ठंड से मर जाएंगे। यहां तक कि वेई गुआन भी अपवाद नहीं थे। वांग शुओ बीच में ही रुक गए। उसकी उदास आंखें चमक उठीं। वह ठीक कह रही है। वास्तव में प्रकृति का ऐसा नियम है। अवश्य ही कुछ ऐसा होगा जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। खूनी जानवर, विशालकाय बर्फीले जानवर का खौलता खून। वांग शुओ उत्साह में चिल्लाया। प्रोफेसर वांग, क्या आप पागल हैं? ली वेनबिन ने कहा। भले ही विशाल बर्फीले जानवर मजबूत ठंड प्रतिरोधी ऊन और त्वचा से ढके हुए हों, उनका खून उन्हें ठंड का विरोध करने में मदद करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनका कुछ रक्त गर्म लावा की तरह उबलता है और इसमें उच्च स्तर की गर्मी होती है। यदि हम विशालकाय बर्फीले जानवर के उबलते खून का सेवन करते हैं तो हम ठंड का विरोध कर सकते हैं और कुछ हद तक ठंडे जहर को खत्म कर सकते हैं, वांग शुओ ने कहा। क्या आप निश्चित हैं कि यह काम करता है? वेई गुआंग ने पलटकर गंभीरता से पूछा। हम इसे आजमा सकते हैं, वांग शुओ ने कहा। अगर और कुछ नहीं तो कम से कम खून की गर्मी हमारे शरीर को कुछ समय के लिए गर्म कर सकती है। लेकिन विशालकाय बर्फीला जानवर कम से कम एक शासक स्तर का जानवर है। ली वेनबिन ने कहा, हमारे पास इसे मारने के लिए ज्यादा ऊर्जा नहीं बची है। वे इतने थक गए थे कि वे मुश्किल से अपने पैर उठा पा रहे थे। यह एक आशीर्वाद माना जाता था कि वे चल भी सकते थे। शासक स्तर के जानवर से लड़ना तो दूर की बात थी। मैंने बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा खत्म कर दी है। मुझे स्वस्थ होने के लिए कुछ समय चाहिए, वेई गुआंग ने कहा। उसके होंठ पीले पड़ गए थे। यदि यह हावेई गुआंग की बैंगनी पवित्र लौ नहीं होती तो वे बर्फ के मैदान की आंधी से बच नहीं पाते। वेई गुआंग ने अपनी अधिकांश ऊर्जा समाप्त कर ली थी। एक शिविर स्थापित करो और पहले आराम करो। मैं जाऊंगा और इसे ले आऊंगा, म्यू निंगजू ने कहा। CH 2912, बिल्कुल नहीं। यदि आप विशालकाय बर्फीले जानवर द्वारा मारे गए तो हमारी यात्रा निरर्थक हो जाएगी, वेई गुआंग ने आपत्ति जताई। म्यू निंगजू ने कहा, अगर हम इस मुद्दे को हल नहीं करते हैं तो हम सभी इस जगह पर नष्ट हो जाएंगे। उनका तर्क है रोक। म्यू निंगजू एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी भी अच्छी स्थिति में हैं। ली वेनबिन, यान लेन और ली टीन, आप विशाल बर्फीले जानवर को खोजने के लिए म्यू निंगक्सू के साथ जाएंगे। वो कैसा लगता है? हम में से बाकी लोगों को स्वस्थ होने में समय लगेगा, वांग शुओ ने कहा। क्या आप उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं? वेई गुआंग से पूछा। हम बहुत दूर नहीं जाएंगे। यदि हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जिसे हम संभाल नहीं सकते तो हम तुरंत आपको एक संकेत भेजेंगे। आपको हमारी सहायता के लिए आने में देर नहीं होगी, ब्लैक पैंथर समगनर, ली टीन ने कहा। वेई गुआंग अनिच्छा से सहमत हुए। चारों ने शिविर छोड़ दिया। उस क्षेत्र में हवा तो न थी, लेकिन ठंड पहले से ज्यादा थी। अन्वेषण में म्यू निंगजू के साथ गए तीनों का स्वास्थ्य खराब था। वेई गुआंग, इस मिशन के बारे में इतने खास क्यों हैं? हम नहीं जानते कि हमें अब भी उस स्थान पर क्यों जाना चाहिए। यान लेन भ्रमित थी। शायद वह 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस और पवित्र शहर के लोगों का पक्ष लेना चाहता है। आखिरकार दुनिया के विशेषज्ञ एक्सट्रीम साउथ सम्राट से मुकाबला करने के लिए एक्सट्रीम साउथ लैंड में गए हैं। विशेषज्ञ महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली लोग हैं। उनमें दुनिया के मंच पर बोलने की ताकत है। यदि वेई गुआंग इस मिशन को पूरा कर लेते हैं तो उनका भविष्य उज्जवल होगा। इसके अलावा वह एक निषिद्ध जादूगर है। ली वेनबिन लंबे समय से वेई गुआंग से असंतुष्ट थे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के वेई गुआंग के असली इरादे का खुलासा किया। मुझे ऐसा विश्वास है, हमें उसके करियर पथ की खातिर अपने जीवन का बलिदान देना होगा।
ब्लैक पैंथर को बुलाने वाले ली टीम ने एक आह भरी। म्यू निंगज़्यू चर्चा में शामिल नहीं हुए। उसने पाले की पतली परत पर एक विशाल पदचिह्न देखा। पदचिह्न भालू जैसा था, लेकिन वह 10 गुना बड़ा था। दूसरे पदचिह्न बहुत दूर थे। उन्हें ढूंढने से पहले उन्हें कुछ देर तक चलना पड़ा। यह एक वयस्क आइसफील्ड पवित्र भालू होना चाहिए। पदचिह्न का विश्लेषण करने के बाद म्यू निंगज़्यू ने कहा, यह बहुत समय पहले यहाँ से गुजरा था। चलो इसके पीछे चलें और इसे मार डालें। ली टीम ने कहा। उन्होंने स्टाइलिश ब्लैक पैंथर को बुलाया। काले पैंथर ने पदचिह्न को सूंघा और समूह को एक बर्फ की चट्टान पर ले गया। बर्फ की चट्टान उनसे कुछ किलोमीटर दूर थी। प्रकाश अपवर्तन की समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक बार आसपास के क्षेत्र में गश्त की। जब उन्हें यकीन हो गया कि वहां कोई अन्य बर्फ क्षेत्र की भीड़ नहीं है, तो वे फिर से बर्फ क्षेत्र पवित्र भालू के पास पहुंचे। आइसफील्ड पवित्र भालू ने खुद को नहीं छिपाया। ये चट्टान के मध्य भाग में था। वह खड़ा हुआ और बर्फ की चट्टान के चारों ओर उड़ रहे स्नो ईगल को अपने पंजों से पकड़ लिया। हर जगह खून और पंख बिखरे हुए थे। आइसफील्ड होली बियर की क्रूर प्रकृति उजागर हो गई। बर्फ का मैदान पवित्र भालू सुनहरे फर से ढका हुआ था। इसकी छाती, पेट, पंजे, बाह के जोड़, घुटने के जोड़ और माथा शुद्ध सोने से बने कवच से ढके हुए थे। वह युद्ध पवित्र पोशाक में एक जंगली भालू जैसा लग रहा था। यह समुद्री राक्षसों की तुलना में शक्तिशाली और प्राचीन था। इससे पवित्रता और महिमा का वातावरण झलक रहा था। इस प्रकार का प्राणी बहुत सारे शक्तिशाली जादू से प्रतिरक्षित था। हम लक्ष्य बदल ले तो कैसा रहेगा? हमारे लिए इसे स्वीकार करना काफी कठिन है। ली वेनबिनपिला लग रहा था। आखिरकार वे अभी भी कमजोर थे। आइसफील्ड होली बियर कम से कम शासक स्तर का प्राणी होना चाहिए। वास्तव में वे चरम दक्षिण भूमि में किसी भी शासक स्तर के प्राणी से लड़ने के लिए अनिच्छुक थे। दुर्भाग्य से शासक स्तर के प्राणी इस भूमि पर हर जगह मौजूद थे। चरम दक्षिण भूमि के अधिकांश राक्षस शासक स्तर के थे। अधिकांश शासक स्तर के राक्षस केवल गर्म मौसम के दौरान चरम दक्षिण भूमि के अंदर घूमते थे, अन्यथा वे अन्यत्र पलायन कर जाएंगे। हाँ, मुझे नहीं लगता कि हमें आइसफील्ड होली बियर के साथ खिलवाड़ करना चाहिए, ली टीम ने कहा। स्टाइलिश ब्लैक पैंथर ने आइसफील्ड होली बियर के पास जाने की हिम्मत नहीं की। यह स्पष्ट था कि ब्लैक पैंथर अपनी भव्य आभा से भयभीत था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने एक और विशालकाय बर्फीले जानवर को पकड़ लिया। उन्हें ऐसे कष्टकारी जानवर को क्यों चुनना चाहिए? हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। हमें ये करना होगा, म्यू निंगज़ू ने कहा। लेकिन इससे पहले कि ली टीम ने अपनी बात पूरी की, म्यू निंगज़ू ने छलांग लगाए और चट्टान के पास आइसफील्ड होली बियर पर हमला कर दिया। बाकी लोग दंग रह गए। भले ही उन्होंने भालू को मारने का फैसला किया हो, उन्हें पहले योजना बनानी होगी। आगे बढ़ने से पहले उन्हें आइसफील्ड होली बियर की ताकत का आकलन करना था और उसकी कमजोरी का पता लगाना था। हालांकि म्यू निंगज़्यू पहले ही नीचे कूद गया था और आरोप लगाया था, इसलिए बाकियों के पास अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार वह इस मिशन में प्रमुख व्यक्ति थी। गर्जन। आइसफील्ड होली बियर स्नो ईगल को खा रहा था जब उसने एक मादा मानव को उस पर हमला करते देखा। ये गुस्से में आ गया। बर्फ क्षेत्र का पवित्र भालू क्रोध से दहाड़ने लगा। शासक स्तर के स्नो ईगल्स बर्फ की चट्टान से गिर गए। म्यू निंगज़ू ने अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में एक शक्तिशाली बर्फ की तलवार दिखाई दी। जब वह चट्टान से नीचे कूदी तो वह हवा की तरह तेज दौड़ी। उसने गति बढ़ा दी और प्रक्षेप पथ को एक दूसरे से बदल दिया। उसकी बर्फ की तलवार ने कांटों से युक्त भारी ऊर्जा को उजागर किया। म्यू निंगज़्यू बर्फ तत्व को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। चरम दक्षिण भूमि में एक प्राचीन और शक्तिशाली प्राणी का सामना करते समय भी उसे कोई डर नहीं था। आइसफील्ड पवित्र भालू ने अपने पंजे फैलाए। उसके पंजों का पिछला भाग अविनाशी सोने और बर्फ के कवच से ढका हुआ था। इसके अलावा इसके चमकदार झिलमिलाते सोने के कवच ने तलवार के कांटों का विरोध किया। डिंग डिंग डिंग। जब तलवार के कांटे उसके कवच के संपर्क में आए तो धातु पर धातु के टकराने की आवाज आई। आइसफील्ड होली बियर के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। वह म्यू निंगज़्यू को घूरते हुए मुस्कुराया और जोर से चिल्लाने लगा, जो कहीं से भी सामने आ गया। म्यू निंगज़्यू बहुत तेजी से आगे बढ़ी। हवा की तरह वह सहजता से आइसफील्ड होली बियर के चारों ओर भूमि और उसके पीछे दिखाई दी। आइसफील्ड होली बियर की पीठ और गर्दन सोने और बर्फ के कवच से ढकी नहीं थी। म्यू निंगज़्यू को चाकू मार दिया गया। आइसफील्ड होली बियर आगे बढ़ा और बर्फ की चट्टान के नीचे कूद गया। म्यू निंगज़्यू ने नीचे देखा और उसे गिरते हुए देखा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बर्फ तत्व में हेरफेर करने पर ध्यान केंद्रित किया।
जब तक उसने अपनी आंखें दोबारा खोली, उसकी पुतलियां बर्फ की तरह सफेद हो चुकी थीं। वह दृढ़ और शानदार लग रही थी। विशाल बर्फ की चट्टान हिलने लगी। अनगिनत बर्फ की तलवारें खड़ी बर्फ की चट्टान से प्रकट हुईं और एक भयानक तलवार संरचना में बदल गईं। बर्फ की चट्टान का शीर्ष टूट गया, मानो बर्फ का एक बड़ा हिस्सा नीचे की ओर झुक गया हो। तलवार की आकृति वाली बर्फ की चट्टान ढह गई और उस क्षेत्र को ढक दिया जहां बर्फ का मैदान पवित्र भालू गिरा था। अध्याय 2913 ली वेनबिन, ली टिंग और यान लेन ने म्यू निंगक्स्यू का अनुसरण किया। तीनों बर्फ की चट्टान की गुफा में आए। गुफा को छोड़कर विशाल बर्फ की चट्टान ढह गई थी। भले ही आइसफील्ड होल वाई भालू एक बड़ा प्राणी था, वह इस तरह के पतन का सामना कर सकता था। समूह ने म्यू निंगक्स्यू को अविश्वास से देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या उनके दिमाग ने उनके साथ चालें खेली और उन्हें बर्फ की चट्टान के भयानक पतन का गवाह बनाया, या क्या म्यू निंगक्स्यू ने वास्तव में ये सब किया था। यदि म्यू निंगक्स्यू ने वास्तव में ऐसा किया होता तो ये बहुत अविश्वसनीय था। समूह ने उसे स्टार पैलेस का निर्माण करते नहीं देखा और उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह थोड़े समय के भीतर इतनी भयानक विनाशकारी शक्ति कैसे प्रकट कर सकती है। म्यू निंगक्स्यू गुफा के प्रवेश द्वार पर नहीं रुके। उसने देखा कि ढही हुई बर्फ की चट्टान के नीचे कुछ छटपटा रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, आइसफील्ड होली बिया अभी मरा नहीं था। उसने उससे दूर जाने से पहले उस टूटी हुई बर्फ की चट्टान को धक्का दे दिया जो उसके शरीर पर गिरी थी। म्यू निंगक्स्यू की पीठ पर विंड विंग्स के 8 जोड़े दिखाई दिए। विंड विंग्स के पंख बर्फ जैसे सफेद थे। विंड विंग्स की प्रत्येक परत में हवा के निशान की रेखाएं थीं। पवन पंख सुंदर और पवित्र थे। वे हल्के होते हुए भी शक्तिशाली थे। म्यू निंगक्स्यू ने हवा के पंख फड़फड़ाए और आइसफील्ड होली बिया को आसानी से पकड़ लिया। तेज हवा ने उसे उड़ा दिया और हवा के निशान नाचने लगे। म्यू निंगक्स्यू ने आकाश में एक पवन धनुष बनाया। अपनी पीठ पर विंड विंग्स के खींचने वाले बल के साथ उसने विंड बो को अधिकतम लंबाई तक खींच लिया। चर्चा। शंक्वाकार पवन धनुष एक ड्रिल जैसा दिखता था और बर्फ क्षेत्र पवित्र भालू के पीछे एक खूनी छेदछेनी से बनाया गया था। उसका उबलता हुआ खून बह निकला। जब उसका खून जमीन पर गिरा तो बर्फ पिघल गई। बर्फ का मैदान पवित्र भालू गिर गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन म्यू निंगक्स्यू ने उसकी पीठ पर पैर रख दिया। गर्म स्वभाव वाले भालू को अपमानित किया गया। इसने अपने अपमान को रोष में बदल दिया। उसका सुनहरा फर ऊपर उठा और एक भयानक आभा दे रहा था जो एक जंगली जानवर की थी। म्यू निंगक्स्यू ने पवन पंख फड़फड़ाया और आकाश में उड़ गया। जैसे ही वह आकाश में उड़ी, बर्फ के भालों की बारिश आइसफील्ड होली बिया की ओर बढ़ी। बर्फ के भालों ने आइसफील्ड होली बिया से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक भयानक आइस पियर 1 का निर्माण किया। आइसफील्ड पवित्र भालू उठा और वापस लड़ने की कोशिश की। इससे पहले कि वह म्यू निंगक्स्यू की आस्तीन पर अपने पंजे रख पाता, उसे बर्फ के भाले से प्रताड़ित किया गया। बर्फ के भालों से बचने की उसने कितनी भी कोशिश की, वह बेकार थी। उसने अपने पंजे अपने सिर के चारों ओर लपेट लिए और विलाप करने लगा। आइसफील्ड होली बिया घायल हो गया था। उसके शरीर में बर्फ के कुछ भाले धंसे हुए थे। फिर भी आइसफील्ड होली बिया दृढ़ था। यद्यपि वह घायल हो गया था, फिर भी वह गिरा नहीं। इसने म्यू निंगक्स्यू को घूर कर देखा और दहाड़ने लगा। उसकी सुनहरी आंखें आग की लपटों से जल रही थीं। म्यू निंगक्स्यू ने हवा में अपनी मुट्ठियां भींच ली। आइसफील्ड होली बिया के चारों ओर कई छोटी बर्फ की धूल दिखाई दी। बर्फ की धूल एकत्रित होकर एक बड़ी बर्फ की अंगूठी बन गई। बर्फ की अंगूठी सिकुड़ गई और बर्फ क्षेत्र के पवित्र भालू की गर्दन के चारों ओर बेड़ियों की तरह बंद हो गई। उसने दहाड़ना बंद कर दिया। जल्द ही कई बर्फ के छल्ले दिखाई दिए और उसके पंजे, पैर और मुंह को बंद कर दिया। प्राचीन जानवर चिड़ियाघर में एक जंगली जानवर की तरह लग रहा था। तालों ने इसे दूसरों के लिए खतरा पैदा करने से रोका। म्यू निंगक्स्यू ने ली वेनबिन से कहा, अभी इसका खून निकालो। ली वेनबिन को अभी तक होश नहीं आया था क्योंकि वह बर्फ के मैदान में दबे पवित्र भालू और उसकी पीठ पर खून बह रहे छेद को देख रहा था। आइसफील्ड पवित्र भालू का खून प्रचुर मात्रा में था। उन्होंने कई बड़े जार एकत्र किए। एकत्र किए गए रक्त की मात्रा एक छोटे से गर्म झरने को भी भर सकती है। खून उबल रहा था और ऊर्जा से भर गया था। इसमें किसी जानवर की मछली जैसी गंध नहीं थी। उस क्षण तक भी ली वेनबिन को होश नहीं आया था। वह अभी भी सदमे में था। जब म्यू निंगक्स्यू का 3 लोगों ने बारीकी से पीछा किया था, जानवर पर आरोप लगाया, लेकिन उन्हें हमला करने का मौका ही नहीं मिला। म्यू निंगक्स्यू ने अपने दम पर अपराजय आइसफील्ड होली बिया को अपने वश में कर लिया था। ली वेनबिन और ली टिंग को चरम दक्षिण भूमि में शासक स्तर के प्राणियों की ताकत के बारे में क्षणिक संदेह भी था। आइसफील्ड होली बिया कमजोर नहीं था।
कोई भी महसूस कर सकता है कि प्राचीन भालू की ताकत उसके खून से कितनी शक्तिशाली थी। यह आसानी से भूमि पर एक निश्चित गिरोह का नेता या शासक हो सकता है। म्यू निंगज़्यू अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। उसने एक ही सांस में कई शक्तिशाली और विनाशकारी जादू किए। उसने अपना जादू इतनी तेजी से चलाया था कि बाकी लोग इस प्रक्रिया को देख भी नहीं पाए। इसके अलावा जब उसने जादू किया था तो वह अधिकांश जादूगरों की तरह रुकी नहीं थी। वह अपनी उंगलियों पर जादू करने की शक्ति रखती थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी शक्ति प्राप्त करने के लिए उसकी बर्फ तत्व की खेती का स्तर क्या था। आइसफील्ड होली बियर के रक्त को इकट्ठा करने के बाद यान लेन और लॉजिस्टिक्स के सदस्यों ने खुद को गर्म रखने के लिए इसे पीने से पहले रक्त को संक्षेप में संसाधित किया। वांग शुओ सही थे। विशालकाय बर्फीले जानवर का उबलता खून ठंड का विरोध कर सकता था। पूरे शरीर में स्थानांतरित होने से पहले इसने मानव के पेट के अंदर एक विशेष गर्मी पैदा की। इस ऊर्जा के साथ उन्हें अब इतना भय और बेचैनी महसूस नहीं होती। प्रोफेसर वांग, रक्त अस्थायी रूप से सर्दी को कम कर सकता है, लेकिन ये सर्दी के जहर को खत्म नहीं कर सकता। हम जमीन में जितना गहराई तक जाएंगे, बीस्ट ब्लड उतना ही कम प्रभावी होगा, ली वेनबिन ने वांग शुओ से फुसफुसाकर कहा। वांग शुओ ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक हम दक्षिणी ध्रुव स्टेशन पर नहीं पहुंच जाते, तब तक खून हमारा साथ देने के लिए पर्याप्त है। द बीस्ट ब्लड समस्या की जड़ को हल नहीं कर सका। भले ही उनके पास बीस्ट ब्लड की पर्याप्त आपूर्ति हो, वे ऐसे ठंडे मौसम में आसानी से जम सकते थे। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि केवल विशाल बर्फीले जानवरों का ताज़ा खून ही ठंड का विरोध कर सकता है, जिसका मतलब था कि उन्हें विशाल बर्फीले जानवरों की तलाश जारी रखनी होगी। म्यू निंगज़ू ने रास्ते में एक पोलर वुल्फ किंग और 1000 साल पुराने स्नो पायथन को मार डाला। हालांकि उनके खून से आने वाली गर्मी आइसफील्ड होली बियर की गर्मी से कम थी। तीसरे दिन तक समूह बहुत कमजोर स्थिति में था। वे अपनी यात्रा जारी रखने के लिए बमुश्किल जादू कर सके। वे बर्फ के बीच न चते हुए अनाड़ी लाशों के समूह की तरह धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके सामने का रास्ता ठंडा और अंधेरा था। उनमें से कई ढह गए। उनमें से कुछ बच्चों की तरह रोए और एक और कदम आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। ठंड ने उनका सबसे शक्तिशाली जादू छीन लिया। जादू के बिना वे मुश्किल से किसी जंगल में जीवित रह सकते थे। चरम दक्षिण भूमि की तो बात ही छोड़ दें। क्या हम यहाँ मरने जा रहे हैं? यान लेन मुश्किल से बोल पा रही थी। वह म्यू निंगज़्यू पर झुक गई। म्यू निंगज़्यू ने कुछ नहीं कहा। वह भर्ती का उद्देश्य नहीं जानती थी। उसे समझ में नहीं आया कि देश में मैजिक एसोसिएशन ने 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस की खातिर उसे बचाने के लिए लोगों का एक समूह क्यों भेजा। अध्याय 2914। मैं भविष्य के बारे में नहीं जानता, लेकिन कम से कम मैं जानता हूं कि तुम अभी मरे नहीं हो। हम गंतव्य पर पहुंच गए हैं, म्यू निंगज़्यू ने यान लेन से कहा। डी मुझसे झूठ मत बोलो, यान लेन ने कमजोरी से कहा। दृढ़ रहने के लिए व्यक्ति को भ्रम का सहारा लेना पड़ता है। यदि उनमें दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो वे अपनी क्षमता को उजागर कर सकते हैं और प्रयास करते रह सकते हैं। यदि उन्होंने कठिनाई के बीच हार मानने का फैसला किया, खासकर ऐसे ठंडे जमा देने वाले वातावरण में, तो वे अनंत काल तक वहीं सोएंगे। हालांकि हर कोई ऐसी कठिनाइयों से नहीं गुजर सकता। यान लेन को ऐसा लगा जैसे उसके सिर में आईसी से छेद कर दिया गया हो ब्लेड, और छिद्रों से तेज हवा बहने लगी। उसे इतना दर्द हुआ कि उसे लगा जैसे वह पागल हो रही है। उसके दांत, चेहरा और गर्दन सुन्न थे, उसके हाथ पैर तो दूर की बात है। हाड़ कंपा देने वाली ठंडक उसके पूरे शरीर में फैलती रही और उसे यातना देती रही। वातावरण बर्फ से ढका हुआ था। बर्फ सूरज में चमक रही थी और उसके चारों ओर एक पवित्रता झलक रही थी। सदियों से मौजूद ग्लेशियरों का दृश्य मनमोहक था। पर्यावरण जीवित नरक से भिन्न नहीं था। हालांकि वह वहां केवल कुछ दिनों के लिए ही थी, उसे ऐसा लग रहा था मानो वह 3 साल से अधिक समय से पीड़ित हो। जब भी उसने अपनी आंखें बंद की और हार मानने की योजना बनाई, तो उसे निराशाजनक आराम का एहसास हुआ। उसने सोचा कि वह भी वहीं सो सकती है। कम से कम जितनी जल्दी वह अपनी आंखें बंद कर लेगी, उसे उतना ही कम दर्द सहना पड़ेगा। क्या आप मेरे बारे में उत्सुक नहीं हैं? म्यू निंगज़ू को एहसास हुआ कि उससे झूठ बोलना जारी रखना व्यर्थ था। कुछ और कहने से पहले उसने कुछ देर सोचा। किस बारे में उत्सुक? यान लेन ने जिज्ञासा का संकेत दिखाया। देखने से साफ पता चल रहा था कि उन्हें काफी तकलीफ हुई है। म्यू निंगज़ू ने कहा, मैं ठंड से कैसे प्रभावित नहीं हूं। यान लेन की आंखें चमक उठीं। उसने म्यू निंगज़ू को घूर कर देखा। उसे याद आया कि म्यू निंगज़ू ने उसे अपनी जगह क्लियर फायर फॉर्मेशन में रहने दिया था। यान लेन ने फिर म्यू निंगज़ू को करीब से देखा।
म्यू निंगज्यू को ऐसा नहीं लग रहा था कि वह ठंड में संघर्ष कर रही है। इसके बजाय म्यू निंगज्यू ने उन्हें मार डाला था और उनके लिए बीस्ट ब्लड इकट्ठा किया था। मुझे संदेह था, लेकिन मैं इसके बारे में इतना निश्चित नहीं था। आप पर ठंड का जरा भी असर नहीं हो रहा है? यान लैन ने पूछा। ये देखकर कि उसने यान लैन का ध्यान सफलतापूर्वक आकर्षित कर लिया है, म्यू निंगजू ने उसे तेज गति से आगे बढ़ने में मदद करने का अवसर लिया। म्यू निंगजू की गति तेज हो गई। उसके पैरों के नीचे हवा की पटरियां बन गईं। हाँ, मुझे भी पहले इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि दक्षिण की अत्यधिक ठंड का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, म्यू निंगजू ने चलते हुए कहा। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप प्रतिभाशाली हैं? यह आपके लिए बहुत भाग्यशाली है, यान लैन ने ईर्ष्या से कहा। म्यू निंगजू ने अपना सिर हिलाया। जब मैं 12 साल का था तब से एक बर्फ का दानव मेरे शरीर के अंदर था। ये हमेशा रात में प्रकट होता है और अपनी हाड़ कंपा देने वाली ठंडक से मुझे सताता है। मुझे कभी भी चैन की नींद नहीं आई। ओह, यान लैन हैरान थी। ठंड सताती है लेकिन साथ ही मुझे मजबूत भी बनाती है। जब मैं इंपीरियल कॉलेज में शामिल हुआ तो मैंने उन तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों और मेहनती जादूगरों को प्रफुल्लित पाया। उनकी मेहनत मेरी मेहनत के 10वें हिस्से से भी कम है। म्यू निंगज्यू ने यान लैन का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे यान लैन के हाथ में गर्माहट महसूस हुई। म्यू निंगजू की बातें सुनकर यान लैन प्रभावित हुई। 12 साल की उम्र से अब तक इतने ठंडे वातावरण में केवल कुछ दिन रहने के बाद यान लैन और उसका समूह इस हद तक निराशा में थे कि वे आत्महत्या करना चाहते थे। म्यू निंगजू इतने वर्षों तक कैसे जीवित रही? जब हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर बहुत खराब माहौल में आ जाते हैं तो हम अक्सर दुखी और हताश महसूस करते हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि हम आत्मदया में डूबे हुए हैं। हमारी अनुकूलन क्षमता उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है जितना उन्हें होने का श्रेय दिया जाता है। चाहे पर्यावरण कितना भी खराब क्यों ना हो, वह हमें तोड़ नहीं सकता। एकमात्र चीज जो हमें तोड़ सकती है वह है हमारी इच्छाशक्ति की कमी, म्यू निंगजू ने कहा। म्यू निंगजू को अच्छी तरह याद है कि उसकी मां ने उससे ये शब्द कहे थे। जब म्यू निंगजू बच्ची थी तो वह एक राजकुमारी की तरह अपना जीवन जीती थी। बहुत से लोगों ने उसका लाड़ प्यार किया। उन्होंने एक समृद्ध और आरामदायक जीवन जिया। उसे कभी किसी कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ। उसे बस ये सोचना था कि भीड़ का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे कैसे कपड़े पहनने चाहिए। प्रशंसा। आइस क्रिस्टल बो विरासत में मिलने के बाद सब कुछ बदल गया था। उसका जीवन नर्क बन गया। वह निराश हो गई, ठीक उसी तरह जैसे दूसरों को तब महसूस हुआ था जब उन्होंने चरम दक्षिण भूमि में कदम रखा था। म्यू निंगजू को पता था कि चरम दक्षिण भूमि में ठंड उन्हें नहीं मार सकती। यहाँ मरने वाले अधिकांश लोग वे थे जिन्होंने हार मान ली थी और ठंड को अपने ऊपर हावी होने दिया था। यान लैन ने कहा, मैं आपकी तरह इतने सालों तक सहन नहीं कर सकती। म्यू निंगज्यू का दिल भारी था। उसे डर था कि यान लैन हार मान लेगी। लेकिन मैं एक और दिन रुक सकता हूँ, यान लैन ने कहा। म्यू निंगज्यू ने राहत की सांस ली। वह अपनी बातों में बहुत वाक्पटु नहीं थी। यदि वह मो फैन होती तो शायद वह कुछ ही शब्दों में यान लैन की आशा को फिर से जगाने में सक्षम होती। सौभाग्य से यान लैन ने हार नहीं मानी। उसने दूसरों की तरह अपनी आंखें बंद नहीं की, और वह पर्याप्त से अधिक था। यदि उसने खुद से हार नहीं मानी तो वह एक और सप्ताह तक रुक सकती थी। जब कोई अपनी सबसे कमजोर स्थिति से बच जाता है तो वह अन्य कठिनाइयों को अपना सकता है। वे अब पहले की तरह निराश नहीं होंगे। वे जीवित रहना सीखेंगे। म्यू निंगजू ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि उसकी टीम के सदस्य कम होते जा रहे थे। सभी ने उसकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया और सभी के पास दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी। उनमें से कुछ ने अपनी आंखें बंद करने और समतल ग्लेशियरों पर शाश्वत नींद में सो जाने का विकल्प चुना। थोड़ी देर बाद उन्हें हवा चलने की आवाज सुनाई नहीं दी। हवा के बिना उन पर ठंड की मार नहीं पड़ती थी। बर्फ की मिट्टी से बना एक छोटा सा महल नजर आ रहा था। महल के शीर्ष पर एक जादुई झंडा था। ध्वज में 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस का लोगो दिखाया गया। हमने इसे बना लिया है। म्यू निंगज्यू इसे देखने वाले पहले व्यक्ति थे। अब मुझसे झूठ मत बोलो। मैं अभी भी रुक सकता हूँ। आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो। यान लैन ने जबरदस्ती हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसके बाद उसने महल को देखने के लिए ऊपर देखा। उसकी मुस्कान ठिठक गई। वह रोमांचित और आनंदित थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। आखिरकार वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। वे भयानक चरम दक्षिण भूमि को पार कर दक्षिणी ध्रुव स्टेशन पर पहुंच गए थे। 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस के विशेषज्ञ महल के अंदर एकत्र हुए।
वे चरम दक्षिण सम्राट से मुकाबला करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय योजना तैयार करने की चर्चा के बीच में थे। समूह ने अपनी गति तेज कर दी। उस पल में उन्होंने अपनी क्षमता को अधिकतम तक पहुंचाया। ठंड से परेशान लोग पुनर्जीवित हो गए और एक्सट्रीम साउथ कैसल की ओर भाग गए। कई लोग महल से बाहर आए और समूह का अभिवादन किया। उन्होंने उन्हें पहाड़ों के पीछे चढ़ने और एक्सट्रीम साउथ कैसल में भेजने से पहले उनकी पहचान पूछी। एक्सट्रीम साउथ कैसल के अंदर एक शक्तिशाली जादुई अवरोधक था जो ठंड का प्रतिरोध करता था। हालांकि उन्हें अभी भी ठंड महसूस हो रही थी, लेकिन यह बाहर की तुलना में बहुत कम थी। वे भोजन, गर्म पानी और गर्मी से वंचित हो गए थे। ऐसी कठिनाइयों का अनुभव करने के बाद समूह अंततः अपने गंतव्य पर पहुंच गया था। अध्याय 2915 क्या आप म्यू निंगज़्यू हैं? पवित्र युद्ध पोशाक में एक महिला उसके पास आई और अहंकारपूर्वक उसका आकार बढ़ा दिया। पवित्र शासक के लंबे सुनहरे भूरे बाल थे। उसके बालों की लहरें उसके कंधों और छाती पर बिखरी हुई थीं। यह उसकी कमर तक पहुंच गया। उसकी मुद्रा सीधी थी और नाक उभरी हुई थी। उसके लाल होंठ और 2 नीली आंखें थीं। वह बहुत खूबसूरत थी और उसमें कुलीनता का भाव झलकता था। हाँ, मैं हूँ, म्यू निंगज़ू ने कहा। हाँ, एशियाई लोगों में निर्णय लेने की एक अजीब भावना होती है। आप एक यूरोपीय को बहुत साधारण लगते हैं। लोग अभी भी मेरी तरह गहरी और प्रमुख विशेषताओं को पसंद करते हैं। महिला पवित्र नियमार से क्या 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस ने मुझे एक सौंदर्य प्रतियोगिता के लिए भर्ती किया था? म्यू निंगज़ू मुस्कुराया। वे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आप अभी वहां नहीं जा सकते। माइकल ने मुझसे आपका करीब से अनुसरण करने के लिए कहा। आप मुझे यवेटे कह सकते हैं, महिला पवित्र शासक ने कहा। यवेटे ने म्यू निंगज़्यू को अहंकार से देखा। उसकी नज़र म्यू निंगज़ू के शरीर पर असभ्य तरीके से घूम गई। जब यवेटे की नज़र म्यू निंगज़्यू के शरीर के एक खास हिस्से पर पड़ी तो वह हंस पड़ी। म्यू निंगज़्यू ने यवेटे को एक सती मूर्ख समझा और उसे परेशान नहीं किया। वह यान लैन और उसके समूह के सदस्यों की जांच करने के लिए गई। लेकिन यवेटे ने म्यू निंगज़ू को जाने से मना कर दिया। हमें यहीं इंतजार करना होगा कि कहीं वे तुम्हें बुला न लें। जैसा कि आप जानते हैं, 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस के सभी विशेषज्ञ यहां एकत्र हुए हैं। उनके पास प्रमुख और उत्कृष्ट पद हैं। उनका हर निर्णय दुनिया के संचालन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अगर बुलाया जाए तो हमें 1 सेकंड की भी देरी नहीं करनी चाहिए। उनके सामने एक बड़ा और भारी पत्थर का दरवाजा था। उन्हें दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। जब यवेटे म्यू निंगज़्यू पर फिर से तीखी टिप्पणी करने ही वाली थी, तभी बड़े दरवाजे पर धीरे धीरे एक खाली जगह दिखाई दी। दरवाजा अंदर से खुला। पवित्र युद्ध पोशाक में 2 आदमी पत्थर के दरवाजे पर धक्का दे रहे थे। बड़ा पत्थर का दरवाजा पूरी तरह से नहीं खुला था। इसने केवल इतना बड़ा गैप छोड़ा कि 1 या 2 लोग उसमें से निकल सके। पवित्र शासकों में से एक ने म्यू निंगज़्यू और यवेटे पर नजर डाली। म्यू निंगज़्यू कौन है? म्यू निंगज़ू आगे बढ़े। यवेटे उससे केवल आधा कदम पीछे थी। आप अपने आप को उसके जैसा कैसे साबित करते हैं? पवित्र शासक ने उन्हें दरवाजे से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। इसके बजाय उसने उससे एक अजीब सवाल पूछा। वह म्यू निंगज़्यू है। चीन से निषिद्ध जादूगर वेई गुआंग ने उसका साथ दिया, यवेटे ने कहा। फिर एस्कॉर्ट कहाँ है? पवित्र शासक से पूछा। वह फॉर्मेशन के अंदर आराम कर रहा है। क्या आप चाहते हैं कि उसे बुलाया जाए? यवेटे ने पूछा। हाँ। म्यू निंगज़्यू पवित्र शासकों के व्यवहार से हैरान था। क्या उन्हें इस हद तक सतर्क रहना था, या क्या पहले कोई मेरा रूप धारण करके मानव की निषिद्ध भूमि पर आया था? वेई गुआन को बुलाया गया। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह किसी जोबी से अलग नहीं लग रहा था। यह देखने में स्पष्ट था कि गठबंधन द्वारा बुलाए जाने के बाद उन्होंने खुद को जागते रहने और यहां चलने के लिए मजबूर किया। मैं वेई गुआन हूं। मैं हिम सम्राट के आदेश से यहां आया हूं। वेई गुआन ने पवित्र शासकों के सामने अधिक विनम्रता से व्यवहार किया। द आइस एम्परर शब्द सुनकर म्यू निंगज़ू का दिल पसीज गया। मो फैन ने उसे सम्राट किन द्वीप पर ग्रेट ब्रॉन्ज बेल हिल से संबंधित निषिद्ध अभिशाप योजना के बारे में बताया था। आइस सम्राट चरम दक्षिण सम्राट के नियंत्रण में था और उसकी कठपुतली था। इसने उसका उपयोग दुनिया पर नजर रखने के लिए किया। क्या कमांडर हुआ ने उसे चरम दक्षिण सम्राट के हेरफेर से मुक्त नहीं किया था? वह यहाँ क्यों आया? म्यू निंगज़ू को आश्चर्य हुआ। बर्फ सम्राट म्यू रोन विशेषज्ञों के बीच चरम दक्षिण सम्राट का सामना करने वाले पहले व्यक्ति थे। वह उनमें से एकमात्र जीवित व्यक्ति भी था। एक बार जब एक निषिद्ध जादूगर महासागर दानव की कठपुतली बन गया तो वह निस्संदेह मनुष्यों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करेगा।
चून की कमांडर हुआन ने उसकी पहचान महासागर दानव की कठपुतलियों में से एक के रूप में की थी। बर्फ सम्राट की कड़ी सुरक्षा की जानी चाहिए थी। आखिरकार कोई भी यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि वह चरम दक्षिण सम्राट के नियंत्रण से मुक्त हो गया था या नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस को इसके बारे में पता था और वह एक्सट्रीम साउथ सम्राट का पता लगाने के लिए आइस एम्परर का उपयोग कर रहा था? इससे और अधिक कमाई होगी विवेक। लेकिन हिम सम्राट ने वेई गुआन को युद्ध के लिए भर्ती करने की अनुमति क्यों दी? म्यू निंगक्स्यू ने सोचा। म्यू रोन म्यू परिवार में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। एक निषिद्ध जादूगर के रूप में म्यू रोन परिवार के किसी भी मामले में शामिल नहीं हुआ। उन्होंने मूलतः अपना परिवार छोड़ दिया था। म्यू परिवार का एक और वास्तविक पूर्वज था जिसने परिवार की जिम्मेदारी संभाली थी। जब म्यू निंगज्यू म्यू पैंग पर्वत पर थी तो उसने किसी को ये कहते हुए सुना कि भले ही म्यू रोन म्यू परिवार से आया था, लेकिन उसे असली पूर्वज का साथ नहीं मिला। म्यू परिवार के पूर्वज इंपीरियल सिटी में रहते थे और उन्हें वहां उच्च दर्जा प्राप्त था। अफवाह ये थी कि उसने कभी भी खुद को फॉरबिडन मैच के रूप में प्रकट नहीं किया था और फॉरबिडन कज एसोसिएशन में विशेषज्ञों में से एक के रूप में पंजीकृत नहीं किया था। उन्होंने न तो अपनी असली पहचान बताए और न ही दुनिया के सामने आए। इस प्रकार उसे निषिद्ध अभिशाप कन्वेंशन का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी। म्यू निंगजू ने एक्सट्रीम साउथ लैंड में आने से पहले इसके बारे में सोचा था। 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस ने उसे मुख्य रूप से म्यू परिवार के बड़े विग के कारण भर्ती किया था, जो दुनिया के विशेषज्ञों में से एक था। यह स्पष्ट था कि उसने आइस एलिमेंट क्षमता में उसकी विशेष प्रतिभा के बारे में जान लिया था। इसलिए उसने उसे चरम दक्षिण सम्राट से लड़ने के लिए भर्ती करने का निर्णय लिया। उसने मान लिया था कि यह म्यू परिवार का पूर्वज था जिसने उसे भर्ती किया था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इसके बजाय ये बर्फ सम्राट होगा। म्यू परिवार उन्हें पूर्वज कहकर संबोधित करता था। निस्संदेह वह कोई बुरा राक्षस नहीं था जो कई सौ वर्षों तक जीवित रहा था। दुर्भाग्य से म्यू परिवार के अधिकांश लोग 2 निषिद्ध जादूगरों, पूर्वज और म्यू रोन के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, और वे म्यू निंगक्सू के बारे में भी कम जानते थे जिन्हें म्यू परिवार से बाहर निकाल दिया गया था। बड़े पत्थर के दरवाजे से प्रवेश करने के बाद यवेटे उसके करीब रुकी। जैसे ही वह पत्थर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, उसका अशिष्ट व्यवहार गायब हो गया। वह गंभीर, सुंदर और धर्मनिष्ठ दिखाई दी। पत्थर के दरवाजे से प्रवेश करते ही वेई गुआंग ने अपना सिर नीचे कर लिया। भले ही पत्थर के दरवाजे के अंदर के लोग म्यू निंगज्यू के लिए अजनबी थे, लेकिन जब उसने वेई गुआंग और यवनेट के भारी बदलावों को देखा तो उसे दबाव महसूस हुआ। शिलाखंड के अंदर एक विशाल एवं साधारण हॉल था। इसने ऐश्वर्य और ऐश्वर्य का माहौल नहीं दिया। इसके बजाय अंदर मौजूद लोगों ने भव्य आभा बिखेरी। उन्होंने जानबूझकर म्यू निंगजू और उसके समूह को निशाना नहीं बनाया। उनकी आभा स्वाभाविक रूप से चरम दक्षिण के खराब वातावरण में तनाव के कारण आई। उनकी तनावपूर्ण अभिव्यक्तियां अनिवार्य रूप से एक विशेष प्रकार का दबाव उत्पन्न करती थीं। बर्फ सम्राट और साथ ही वरिष्ठ, यह म्यू निंगज्यू है। वह यहाँ सुरक्षित और स्वस्थ है। मेरा मिशन पूरा हो गया है। वेई गुआंग झुके और गहरी आवाज में बोलने की कोशिश की। वह नहीं चाहता था कि बाकी लोगों को पता चले कि वह कमजोर और नाजुक स्थिति में है। अध्याय 2917 बहुत अच्छा। पूरी यात्रा के दौरान आपके प्रयास के लिए धन्यवाद, बर्फ सम्राट ने कहा। उनकी आवाज खाली हॉल में गूंज उठी। वेई गुआंग ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। म्यू निंगजू ने सोचा कि वेई गुआंग उन अन्य लोगों का उल्लेख करेंगे जिन्होंने इस यात्रा में अपना बलिदान दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो लोग यात्रा में मर गए थे और बर्फ के नीचे दब गए थे उन्हें भुला दिया गया। उनकी लाशें शापित राक्षसी भूमि को कभी नहीं छोड़ेंगी। निषिद्ध जादूगरों की नज़र में लोग उनकी उच्च और शक्तिशाली स्थिति के कारण उनकी सेवा करने के लिए पैदा हुए थे। लोगों का जीवन तभी तक सार्थक माना जाता था जब तक वे अपने मिशन को पूरा करते थे, लेकिन उनके नाम उल्लेख के लायक भी नहीं थे। आप वहां बैठ सकते हैं, बर्फ सम्राट ने कहा। वेई गुआंग। हालांकि सीटें साधारण थीं, फिर भी व्यवस्था का अपना विशेष अर्थ था। दूसरी ओर कोई अन्य सीट नहीं थी। वेई गुआंग के उस तरफ जाने के बाद ही उसे इसका एहसास हुआ। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, फिर भी वह कोने पर खड़ा रहा। उसने पाया कि उसकी स्थिति पवित्र शासकों से भी बदतर थी। म्यू निंगजू ने उसकी विनम्रता देखी। एक पल के लिए म्यू निंगज्यू ने गलती से सोचा था कि ठंडी भूमि ने वेई गुआंग को उसकी आत्मा से छीन लिया है। सच तो यह था कि 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन अलायंस से पहले वह हमेशा इसी तरह का व्यवहार करता था। इसका उसकी मानसिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं था। म्यू निंगज्यू, क्या आपके पास प्राकृतिक आत्मा बीज की विशेष काया है?
बर्फ सम्राट से पूछा। म्यू निंगाजू ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और सिर हिलाया। म्यू रोन समर्थक नहीं था। यदि सीटों को उनकी स्थिति और ताकत के स्तर के अनुसार क्रम में व्यवस्थित किया गया था, तो बर्फ सम्राट सूची में सबसे नीचे थे। सीटों की 2 पंक्तियां थीं। बर्फ की मिट्टी की दीवारों के दोनों किनारों पर सीटें हवा में तैर रही थीं। ये किसी ओपेरा में वीआईपी सीटों जैसा था। पत्थर का दरवाजा भीतरी बर्फ की चट्टान की दीवार तक फैला हुआ था। म्यू निंगज़्यू हवा में तैरती 3 सीटों के विपरीत खड़ी थी। उसे बीच में बैठे व्यक्ति में एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। उस शख्स ने गहरी छाप छोड़ी थी। वह पवित्र शहर से महादूत माइकल था। वह वही था जिसने किन यू एर और जान कोन को दुनिया छोड़ने के लिए मजबूर किया था। वह शांत और राजसी लग रहा था, और इस बार वही पीठासीन अधिकारी थे। 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस के निषिद्ध जादूगर 3 उच्च सीटों के दोनों ओर बैठे थे। वे गठबंधन के सदस्य थे। आइस सम्राट बाईं ओर और माइकल से कुछ दूरी पर बैठा था। सीटों की व्यवस्था ने मूल रूप से दुनिया के विशेषज्ञों के बीच उनकी स्थिति निर्धारित की। यदि ये तथ्य नहीं होता कि वह सुदूर दक्षिण की खोज करने वाली टीम से एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति थे, तो उन्हें बोलने के लिए इतनी उच्च प्राथमिकता नहीं दी गई होती। हमें चाहिए कि आप हम पर एक उपकार करें। ये संबंधित है। म्यू रोंग ने म्यू निंगज़्यू को विवरण समझाने की कोशिश की। उस समय 3 पीठासीन सीटों में से एक पर भव्य कपड़ों में एक महिला ने म्यू रोंग को रोका। उसने म्यू निंगज़्यू को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए म्यू रोंग की ओर रुख किया। बस उसे बताओ कि यह कैसे करना है। आपको उसे यह बताने की जरूरत नहीं है कि उसे ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है। महिला को एक भव्य पन्ना हरा वस्त्र पहनाया गया था। वह पतली थी और उसके चेहरे पर विशेष विशेषताएं थीं। वह एक तेल चित्रकला में एक कुलीन महिला की तरह लग रही थी। हालांकि वह एक कुलीन और धनी पृष्ठभूमि से आती थी, फिर भी वह नखरेबाज दिखती थी और उसे खुश करना कठिन था। बर्फ सम्राट ने सिर हिलाया। म्यू निंगज़ू, जैसा कि आप जानते हैं, 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस ने आपको जिस कारण से भर्ती किया है वह दुनिया की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित है। हम केवल आपके सामने जानकारी प्रकट नहीं कर सकते। आपको बस ये जानने की जरूरत है कि आप 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस और दुनिया में योगदान दे रहे हैं, आइस सम्राट ने कहा। म्यू निंगज़्यू ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल उसे उसकी बकवास सुनने की कोई परवाह नहीं थी। क्या आप निश्चित हैं कि उसके पास प्राकृतिक आत्मा बीज जैसा शरीर है? पन्ना हरे रंग की पोशाक वाली महिला से पूछा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि वह बर्फीली ठंडी भूमि में कैसे जीवित रहती है जब वह किसी को नहीं बख्शती। बर्फ सम्राट हंसा। ठीक है माइकल, आप साथी जादूगरों के साथ चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच मैं म्यू निंगज़्यू को बर्फ की गुफा में ले जाऊंगी, पन्ना हरे रंग की पोशाक में महिला ने कहा। महादूत माइकल ने सिर हिलाया। म्यू निंगज़ू के जाने के बाद हॉल में किसी ने सवाल उठाया। वह एशियन मैजिक एसोसिएशन की एक निषिद्ध जादूगरनी है, व्यक्ति माइकल से कहा। महादूत, म्यू निंगज़्यू का क्या होगा यदि वह इस माध्यम का उपयोग करके अपनी जन्मजात प्रतिभा को छीन लेती है? एशिया के चेयरमैन, क्या आप उस समस्या से अवगत हैं जिसका हम अभी सामना कर रहे हैं? हमें लेडी कैरोलिना की शक्ति की आवश्यकता है। वह अकेली है जो हमें एवलांच नदी से सुरक्षित और स्वस्थ पार करा सकती है, माइकल ने शांत भाव से कहा। एशिया के अध्यक्ष ने कहा, लेकिन हमें अभी भी म्यू निंगज़्यू की मंजूरी लेनी होगी। लेडी कैरोलिना उसे बर्फ की गुफा में ले गई है। वह स्वाभाविक रूप से उसकी मंजूरी मांगेगी। आइए इस मुद्दे पर इतना समय बर्बाद करना बंद करें, माइकल ने कहा। बर्फ की गुफा एक्सट्रीम साउथ कैसल से लगभग 30 किलोमीटर दूर थी। म्यू निंगज़्यू को समझ नहीं आया कि उसे वहां क्यों ले जाया जा रहा था। वह पहरे पर रही। आइस एम्परर, वेई गुआंग योवेटे और लेडी कैरोलिना उनके साथ थे। लेडी कैरोलिना को एक विशेष दर्जा प्राप्त था। वह 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस की एक्सट्रीम साउथ सम्राट से लड़ने की योजना में प्रमुख महिला प्रतीत होती थी। उसकी आभा से देखते हुए म्यू निंगज़्यू को एहसास हुआ कि वह भी एक आइस एलिमेंट मैच थी। जब उन्होंने बर्फ की गुफा में प्रवेश किया तो ये लगभग एक बिल्कुल नई दुनिया थी। गुफा गहरी और लंबी थी। ये क्रिस्टल से ढका हुआ था। क्रिस्टल और हीरे चमक उठे। यह एक अजगर के घोंसले जैसा लग रहा था जिसे सुंदरता से प्यार था। मुझे जानने का अधिकार है, म्यू निंगज़ू ने जोर से कहा। मैं अब तुम्हें समझा सकता हूं। हमें आपकी जन्मजात प्रतिभा की आवश्यकता है, जो आपके आइस एलिमेंट सोल सीड की विशेष काया है, म्यू रोंग ने कहा। लेडी कैरोलिना उनके आगे चली गईं और चुप रहीं। म्यू निंगज़्यू ने अधीरता से कहा, अगर आप मुझे बस इतना ही बता रहे हैं, तो मेरा मानना है कि मेरे लिए वापस जाने का समय आ गया है। कोई जल्दी नहीं, ये तो एक साधारण सी बात है।
आप म्यू परिवार से आए हैं, है ना? सच तो यह है कि म्यू परिवार में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसने एक बार विभिन्न अजीब क्षमताओं में महारत हासिल की थी, जिनमें से एक है दूसरों में जन्मजात प्रतिभाएं विकसित करने की क्षमता। चरम दक्षिण सम्राट से लड़ने के हमारे मिशन में लेडी कैरोलिना प्रमुख महिला हैं। हालांकि जैसे ही उसे ठंड लगती है वह अपना दिव्य जादू नहीं कर पाती। म्यू रोंग ने कहा, लेडी कैरोलिना को आपकी जन्मजात प्रतिभा उधार लेने की जरूरत है। वेई गुआंग और यवेटे उनके पीछे पीछे चले। इससे वे दंग रह गए। क्या वे वास्तव में किसी की जन्मजात प्रतिभा को उधार और वापस कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि मैं 3 साल का हूं? म्यू निंगजियो ने ठंडे स्वर में कहा। म्यू रोंग ने भौहें चढ़ा दी। वह गंभीर लग रहा था। लेडी कैरोलिना बीच में रुक गईं। फिर भी वह पीछे नहीं मुड़ी। ये स्पष्ट था कि उसने इस मुद्दे को म्यू रोंग पर छोड़ने की योजना बनाई थी। आपका क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं? मैं एक बर्फ तत्व निषिद्ध जादूगर हूं। मैं इंटरनेशनल फॉरबिडन कज एसोसिएशन का सदस्य होने के साथ साथ गठबंधन का एक मुख्य सदस्य भी हूं। आइस एम्परा ने कठोर स्वर में कहा, आप मुझसे मेरी जन्मजात प्रतिभा छीनने का इरादा रखते हैं। ये उधार लेना नहीं है। म्यू निंगजियो के पास बहुत सारा झूठ था। म्यू निंगजियो म्यू किंगलुआन और म्यू फेइफे के बहुत करीब था। हालांकि उनकी जन्मजात प्रतिभा अचानक म्यू फांगझोउ में पाई गई। जैसे ही म्यू रोंग ने टैलेंट ग्राफ्टिंग के बारे में अजीब क्षमता का उल्लेख किया, म्यू निंगक्सु को म्यू फैंगझोउ के बुरे जादू की याद आ गई। तो वे एक ही पंख के पक्षी थे। अध्याय 2917 चूंकि आप जन्मजात प्रतिभा निखारने की विधि से अवगत हैं, इससे चीजें आसान हो जाती हैं। आप लेडी कैरोलिना का सहयोग करेंगे। जब वह आपकी जन्मजात प्रतिभा को प्राप्त कर लेगी तो आप दुनिया को बचाने में अपना योगदान दे देंगे। चिंता मत करो, गठबंधन आपका नाम नहीं मिटाएगा। म्यू रोंग अजीब तरह से मुस्कुराया। म्यू रोंग की खौफनाक मुस्कान और उनकी ओर पीट करके घमंडी लेडी कैरोलिना को देखकर म्यू निंगजियो को थोड़ा सा भी गर्व महसूस नहीं हुआ या उनकी मदद करने की इच्छा। उसे घृणा महसूस हुई। मैं 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस की भर्ती के अनुसार यहां आया हूं। अगर और कुछ नहीं है तो मुझे विश्वास है कि मैं अब जा सकता हूं। म्यू निंगजियो ने पलट कर कहा। अब म्यू रोंग के साथ संवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब म्यू निंगजियो यहां आ रही थी तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे यात्रा की शुरुआत से ही महसूस हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है। वह सही थी। जैसे ही वह बर्फ की गुफा से बाहर निकली, म्यू निंगजू ने वेई गुआन को घूर कर देखा। उसकी आंखें घृणा से भर गईं। वेई गुआन को सब कुछ पता होगा। 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस द्वारा एक जादूगर की भर्ती करने से पहले उन्हें चीन के फॉरबिडन कज एसोसिएशन के साथ संवाद करना था। उन्हें पहले चीन के फॉरबिडन कज एसोसिएशन के सदस्यों से चर्चा करनी थी और उनकी मंजूरी लेनी थी। वेई गुआन चीन के फॉरबिडन कज एसोसिएशन के सदस्य थे। वह सच्चाई से अवगत था, फिर भी उसने इसे उससे छुपाया। उसका इरादा उसे मौत की घाटी में ले जाकर उसकी जन्मजात प्रतिभा को लूटने का था। आप नहीं जा सकते। आपको जादुई परंपरा का पालन करना होगा। मैजिक एसोसिएशन ने आपको यहां लाने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग किया। मैजिक एसोसिएशन आपसे दुनिया के लिए कुछ बलिदान देने का अनुरोध करता है। आपके पास इसका प्रस्ताव ठुकराने का क्या बहाना है? म्यू रोंग, जादुई सम्मेलन में कहा गया है कि निषिद्ध अभिशाप के स्तर से नीचे के जादूगर स्वतंत्र एजेंट हैं। हमें केवल एक विशेष स्थिति पर आपको जवाब देना आवश्यक है। मैंने आपके कॉल का उत्तर दिया। आपको मुझे धमकाने या मुझे यहां रुकने पर मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं है। म्यू निंगजियो जादू सम्मेलन को अच्छी तरह से जानता था। ये निर्धारित करना हम पर निर्भर है कि आप गंतव्य पर पहुंच गए हैं या हमारे कॉल का उत्तर दिया है। यदि आप अभी चले गए तो हम आपका नाम मैजिक एसोसिएशन की सूची से हटा देंगे। अब से आपके द्वारा डाला गया प्रत्येक जादू एक खतरा माना जाएगा। म्यू रोंग चिल्लाया। म्यू निंगजू बाहर चला गया। म्यू रोंग के दिमाग में कुछ पेंच ढीले हो गए होंगे जब से उसे चरम दक्षिण सम्राट द्वारा हेरफेर किया गया था। उनकी बातें बिल्कुल हास्यास्पद थीं। म्यू रोंग हर कोई सच्चाई नहीं समझता। वे केवल अपने व्यक्तिगत हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और भविष्य की उपेक्षा करते हैं। लूसीफेर ने दुनिया को मोहित कर दिया और उन्हें मूर्ख, अज्ञानी और स्वार्थी बना दिया। परिणामस्वरूप भगवान ने स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर भेजा और कार्रवाई की। उसने मनुष्यों के बीच युद्ध भड़काया और उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर किया। जल्द ही मनुष्य को स्वतंत्रता और शांति का सही अर्थ समझ में आ गया। वे भगवान की पूजा करते हैं और स्वर्गदूतों का सम्मान करते हैं। आखिरकार लेडी कैरोलिना पलट गईं।
उसकी आंखें तिरस्कार से भर गईं। मैं समझता हूँ, मैंने वह सब कह दिया जो मुझे कहना चाहिए था। मैंने भी अपनी सलाह दे दी है। फिर भी वह जिद्दी है। म्यू रोंग ने आदरपूर्वक कहा, जबरदस्ती के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए वह हमें दोषी नहीं ठहरा सकती। उसने बर्फ की गुफा के पास वेई गुआंग और येवेटे को घूरकर देखा और अपना आदेश दिया। उसे गिरफ्तार करो। वेई गुआंग मू निंगजू के रास्ते में खड़े थे। वह दृढ़ निश्चयी लग रहे थे। म्यू निंगजू, हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ सहयोग कर सकते हैं। मैं जन्मजात प्रतिभा निखारने के जादू से वाकिफ हूँ। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। गठबंधन के पास कोई विकल्प नहीं है। हिमस्खलन नदी को पार करने के लिए उन्हें लेडी करोलिना पर भरोसा करना होगा। गठबंधन के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। एक बार जब ध्रुवीय रात गिर जाएगी, चरम दक्षिण सम्राट और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। तब तक कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा, वेई गुआंग ने कहा। तुम्हें ये सब किसने बताया? म्यू निंगज्यू ने खंडन किया। म्यू रोंग, बिल्कुल, वेई गुआंग ने कहा। क्या आप जानते हैं कि वह एक समय चरम दक्षिण सम्राट की कठपुतली था? जब वह इसके हेरफेर के तहत था तो उसने चरम दक्षिण सम्राट के लिए दुनिया के विशेषज्ञों के बारे में जानकारी एकत्र की, म्यू निंगक्सू ने कहा। वेई गुआंग थे तब। उसने म्यू रोंग को घूरकर देखा। वेई गुआंग ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। म्यू रोंग की अभिव्यक्ति बदल गई, जैसे किसी ने स्विच चालू कर दिया हो। उसके मुंह के कोने हिल गए। बकवास। म्यू निंगज्यू, क्या आप जानते हैं कि यदि आप किसी निषिद्ध जादूगर की निंदा करते हैं तो यह एक गंभीर अपराध है? आप म्यू रोंग के लिए एक लैपडॉग की तरह काम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस में अपनी छोटी सी सीट मिल सकती है। लेकिन आप ये भी नहीं जानते थे कि म्यू रोंग गठबंधन में एक दयनीय व्यक्ति है। जहां उन्होंने उसे बेकार पाया, फिर भी उन्हें लगा कि उससे छुटकारा पाना अफसोस की बात है। यदि आप म्यू रोंग का पक्ष लेना जारी रखेंगे तो गठबंधन के सदस्य आपको एक खतरनाक व्यक्ति मानेंगे। म्यू निंगज्यू को वेई गुआंग का एक क्षण प्रफुल्लित करने वाला लगा। वेई गुआंग जम गए। वह काफी देर तक म्यू रोंग को देखता रहा। म्यू रोंग, क्या वह सच कह रही है? म्यू रोंग गुस्से में आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि म्यू निंगज्यू को इस बारे में पता चलेगा। हुआ जानहोन की योजना गुप्त थी। मो फैन और उसके समूह के आधे अधूरे हस्तक्षेप के अलावा बाकी लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। म्यू रोंग के सामान्य स्थिति में आने के बाद उसने तुरंत चीन की सेना से बचाने के लिए 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस से मदद मांगी। हुआ जानहोन को पता था कि म्यू रोंग चरम दक्षिण सम्राट की चालाकी से मुक्त हो गया है। 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस ने एक्सट्रीम साउथ सम्राट से लड़ने की योजना को क्रियान्वित करने के कारण म्यू रोंग को सौंपने के लिए उस पर दबाव डाला। तभी हुआ जानहोंग ने म्यू रोंग को 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस के सदस्यों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। म्यू रोंग की वर्तमान स्थिति अस्पष्ट थी। वह एक पापी की तरह था जिस पर हर कोई नजर रखता था। यहाँ तक कि उसे प्रतिदिन एक मानसिक तत्व जादूगर द्वारा शुद्ध करना पड़ता था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके सिर के अंदर लगाया गया नियंत्रण बीज फिर से अंकुरित न हो। वेई गुआंग को इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने सोचा कि म्यू रोंग गठबंधन के भीतर एक अनुभवी वरिष्ठ था और म्यू रोंग उसे 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस में शामिल होने की अनुमति देगा। इसलिए उन्होंने भर्ती के दौरान जानकारी छिपाई और जन्मजात प्रतिभा ग्राफ्टिंग मुद्दे के बारे में चीन के फॉरबिडन कज एसोसिएशन को सूचित नहीं किया। उनका कार्य निस्संदेह जोखिम भरा था। आखिरकार अगर चीन के फॉरबिडन कज एसोसिएशन को पता चला कि उसने सच्चाई छिपाई है तो एसोसिएशन उसे कड़ी सजा देगा। हालांकि अगर वेई गुआंग 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस के क्वार्टर्स पर सवारी करने में कामयाब रहे तो मामला अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। क्या आप उस पर भरोसा करेंगे या मुझ पर? वेई गुआंग, यह मत भूलो कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे। म्यू रोंग की अभिव्यक्ति अजीब लग रही थी। हालांकि वह एक बुरा जादूगर था, फिर भी जब उन्होंने आध्यात्मिक कठपुतलियों का विषय उठाया तो वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। वेई गुआंग, आपके निषिद्ध जादूगर बनने का कारण यह है कि कमांडर हुआ ने आपको अग्नि विशेषता के साथ पृथ्वी पिस्तौल प्रदान की थी। इस तरह आप वहां पहुंचे जहां आप अभी हैं। क्या आप जानते हैं कि अर्थ फायर पिस्टल कहां से आया? म्यू निंगज्यू दृढ़ था। वेई गुआंग की आंखों में भ्रम की स्थिति चमक उठी। म्यू निंगज्यू को कैसे पता चला कि मेरा निषिद्ध अभिशाप पृथ्वी अग्नि पिस्तौल से आया है? झाओ जिंग ने सम्मेलन का उल्लंघन किया और खुले तौर पर फेनिक्स्यू पर्वत पर हमला करने के लिए एक निजी सेना को बुलाया। उन्होंने हम पर बड़ा खजाना छुपाने का आरोप लगाया। वह महान खजाना अर्थ फायर पिस्टल है जो लैन यांग शहर से आया था।
फेनिक्स यू पर्वत को बचाने और अर्थ फायर पिस्टल की रक्षा के लिए हमने भारी कीमत चुकाई है और कई लोगों की जान कुर्बान की है। यदि हम असफल होते तो झाओ जिंग आपके स्थान पर निषिद्ध जादूगर होता। हमने पृथ्वी अग्निपिस्ती की रक्षा की, मैंने तुम्हें एक निषिद्ध जादूगर बना दिया। म्यू निंगजियो की आवाज कठोर थी। उनका प्रत्येक शब्द वेई गुआंग के लिए एक झटका था। वह पहले से ही कमजोर था और उसकी बातों से उसे घुटन महसूस हो रही थी। लैन यांग सिटी, द अर्थ फायर पिस्टल और झाओ जिंग, ये शब्द अकेले ये साबित करने के लिए पर्याप्त थे कि म्यू निंगजू को अर्थ फायर पिस्टल की उत्पत्ति के बारे में पता था। अध्याय 2918 वेई गुआंग झाओ जिंग से परिचित थे। आखिरकार उसे लंबे समय तक शक्तिशाली झाओ जिंग द्वारा पैरों तले रौंदा गया था। चूंकि झाओ जिंग अचानक गायब हो गए, वेई गुआंग को लगा कि उनके जीवन ने एक नया मोड़ ले लिया है। नेशनल फॉरबिडन कर्ज एसोसिएशन ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें लंबे समय से प्रतीक्षित अर्थ पिस्टल दिया, जो फॉरबिडन मैच बनने की कुंजी थी। फिर निषिद्ध जादूगर बनने के बाद उसने अद्वितीय ईश्वर का उपहार प्राप्त किया। वह भीड़ के बीच में खड़े रहे और देश में एक चमकता सितारा बन गए। यहां तक कि 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस भी उस पर ध्यान दे रहा था। हालांकि वेई गुआंग को पता था कि 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस की सख्त आवश्यकताएं थीं। यदि म्यू रोंग जैसे किसी व्यक्ति ने उनकी अनुशंसा नहीं की होती, तो उनके लिए अपनी कम उम्र, योग्यता और उपलब्धियों के साथ 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस में शामिल होना मुश्किल होता। इसलिए चरम दक्षिण सम्राट को हटाने की योजना महत्वपूर्ण थी। उन्होंने गठबंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने का फैसला किया था, जिसमें म्यू निंगक्स्यू की भर्ती के बारे में सच्चाई को छिपाना भी शामिल था। हालांकि वेई गुआंग को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि न के लिए फॉरबिडन मैच बनना केवल फेनिक्स-यू माउंटेन और वहां लड़ने वालों की वजह से संभव हो सका था। अग्नि तत्व पृथ्वी पिस्टल एक पवित्र वस्तु थी जिसे दोहराया नहीं जा सकता था। वास्तव में वेई गुआंग को जब ये प्राप्त हुआ तो उन्हें इसकी उत्पत्ति के बारे में भी पता नहीं था। हालांकि म्यू निंगजियो को इसके बारे में पूरी तरह से पता था। वह हर विवरण जानती थी और उसे और अधिक बता सकती थी। वेई गुआंग को एहसास हुआ कि वह उस पर विश्वास करता है। आखिरकार जो लोग इस क्षेत्र में शामिल नहीं थे, वे अर्थ पिस्टल जैसी पवित्र वस्तु पर अपना हाथ नहीं जमा सकते थे। म्यू निंगजू ने कहा, एक बार जब मेरी जन्मजात प्रतिभा छीन ली जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। वह आपसे और गठबंधन से झूठ बोल रहे हैं। म्यू निंगजियो ने बर्फ सम्राट म्यू रोन की ओर इशारा किया। म्यू निंगजू को विश्वास नहीं था कि 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस जादू के ऐसे उपयोग की अनुमति देगा जो एक जादूगर को मार सकता है। यदि गठबंधन ने इसकी अनुमति दी तो ऐसा गठबंधन वफादारी और सम्मान के योग्य नहीं था। वेई गुआंग ने म्यू रोन को देखा। म्यू रोन चेहरे पर गुस्सा लेकर म्यू निंगजू के पास गया। वेई गुआंग को एहसास हुआ कि म्यू रोन क्या करने जा रहा है और वह तुरंत उसके और म्यू निंगक्सू के बीच खड़ा हो गया। वह बिना विवेक वाला व्यक्ति नहीं था। यदि फेनिक्स-यू माउंटेन ने पृथ्वी पिस्टल की रक्षा के लिए इतने सारे लोगों के जीवन का बलिदान दिया था, जिसने उसे एक निषिद्ध जादूगर बना दिया था, तो वह म्यू निंगक्सू को यहां मरने नहीं देता। क्या जन्मजात प्रतिभा ग्राफ्टिंग पद्धति म्यू निंगजियो को मार डालेगी? वेई गुआंग ने म्यू रोन की आंखों में देखा और दृढ़ता से पूछा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह मत भूलिए कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं। बलिदानों के बिना एक महान युद्ध संभव नहीं होगा। आप जानते हैं कि 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस क्यों है, और आप और आपकी अपनी टीम सभी इस नरक में संघर्ष कर रहे हैं। हम में से प्रत्येक अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार है और म्यू निंगजियो ऐसे ही चले जाने का विकल्प नहीं चुन सकती। म्यू रोन ने गुस्से में जवाब दिया। म्यू रोन ने कभी नहीं सोचा था कि वेई गुआंग उसे धोखा देगा। तब तो मुझे लगता है कि उत्तर हाँ है। मुझे गठबंधन को ये स्पष्ट कर देना चाहिए, वेई गुआंग ने कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? म्यू रोन क्रोधित था। जब वह चिल्लाया तो पूरी बर्फ की गुफा हिल गई। हाँ, क्या आप लोग मंचीय नाटक कर रहे हैं? वेई गुआंग, आप सचमुच एक अज्ञानी व्यक्ति हैं। क्या आपको लगता है कि 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस के सदस्य आपके जैसे हैं? यहां तक कि कम अनुभव वाले बूढ़े जादूगर भी जानते हैं कि जन्मजात प्रतिभा को चुराने का जादू लक्ष्य को मार डालेगा। भर्ती जारी करने पर 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस इसे निष्पादित करने के लिए सहमत हुआ। वे जानते थे कि म्यू निंगजियो का क्या होगा। आप जो भी प्रयास करेंगे वह व्यर्थ होगा, लेडी कैरोलिना ने उनके पास जाते हुए मजाक उड़ाया। वेई गुआंग ने व्यंग्य किया। यह सच है कि 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस बिल्कुल पवित्र नहीं है।
जब सभी सदस्यों को इस बात पर गुमनाम रूप से मतदान करने को मिलता है कि क्या जन्मजात प्रतिभा ग्राफ्टिंग पद्धति का प्रदर्शन किया जाए, ये जानने के बावजूद कि यह लोगों को मार डालेगा, मुझे लगता है कि वे सभी इसके पक्ष में मतदान करेंगे क्योंकि उनका नाम नहीं लिया जाएगा। हालांकि यह अलग बात होगी अगर इस मामले को टेबल के नीचे नहीं संभाला जाएगा। उन्हें अपने नाम के तहत निर्णय लेना होगा। जब उनके पास गुमनामी का आवरण नहीं होगा तो वे किसी जादूगर को इतनी बुरी चीज से मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस में हर कोई जानता था कि जन्मजात प्रतिभा ग्राफ्टिंग पद्धति लोगों को मार डालेगी। हालांकि वे सुरक्षित रहे क्योंकि वे ऐसा करने वाले नहीं थे। ये वैसे भी म्यूरोन होगा। वे पर्दे के पीछे रह सकते थे और दावा कर सकते थे कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। वे परिणामों को नजरअंदाज कर सकते थे और हिमस्खलन नदी को सफलतापूर्वक पार कर सकते थे। यदि म्यू निंगज्यू की मृत्यु हो गई तो म्यू रोंग इसका दोष लेगा। उन पर गठबंधन से सच्चाई छिपाने और योजना को पूरा करने में कोई कसर न छोड़ने का आरोप लगाया जाएगा। सजा पाने वालों में म्यू रोंग ही होंगे। जहां तक म्यू रोंग की बात है, वह पहले से ही पापी था। यदि वह चरम दक्षिण सम्राट से लड़ने की इस योजना में कुछ योगदान नहीं दे सका तो उसे शरण में जाना पड़ सकता है। गठबंधन में हर कोई कार्य पूरा करना चाहता था और दावा करना चाहता था कि उनके हाथों पर कोई खून नहीं है। म्यू रोन को बलि का बकरा बनाना उनके लिए आसान था। गठबंधन ने गुपचुप तरीके से इसकी इजाजत दे दी। हालांकि हर कोई खुले तौर पर बर्फ सम्राट म्यू रोन की निंदा करेगा। वेई गुआंग, अगर हम हिमस्खलन नदी को पार नहीं कर सके तो आप भविष्य में वैश्विक ठंड आपदा और 100 मिलियन से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार होंगे। म्यू रोन चिल्लाया। वेई गुआंग रुके, लेकिन अन्य लोग बता सकते थे कि वह अभी भी मामले को उजागर करने जा रहे थे। चूंकि मेरी जन्मजात प्रतिभा हिमस्खलन नदी को पार करने की कुंजी है, आप मुझे बस अपने साथ ले जा सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इसके लिए मुझे क्यों मारना चाहते हैं, म्यू निंगज्यू ने कहा। चुड़ैल, ये शब्द सुनते ही लेडी कैरोलिना के होठों के कोने हिल गए। म्यू निंगज्यू को भी उस शब्द को जोर से बोलने पर खुद पर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कुछ देर सोचा और महसूस किया कि मुंह फैन का प्रभाव उस पर हावी हो गया था। मतलबी होना संक्रामक था। लेडी कैरोलिना वास्तव में एक चुड़ैल से अलग नहीं थी। वह म्यू निंगज्यू को मारना चाहती थी और अपनी जन्मजात प्रतिभा को अपने ऊपर थोपना चाहती थी। ऐसा दुष्ट जादू काले वेटिकन के शापित जानवर से अलग नहीं था। आपको हर चीज के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, लेडी कैरोलिना ने उदासीनता से कहा। चूंकि आपको पूरी दुनिया की सेवा करने के लिए मेरी जन्मजात प्रतिभा की आवश्यकता है, तो क्या मुझे कम से कम ये जानने का अधिकार नहीं है कि आप मुझे मारने का इरादा क्यों रखते हैं? म्यू निंगज्यू ने कहा। म्यू निंगज्यू, यदि पवित्र शासकों में ऐसी क्षमता है तो हम एक सेकंड के लिए भी संकोच नहीं करेंगे। बलिदान एक सम्मान है। आपका स्वार्थ और कायरता आपको गठबंधन पर सवाल उठाने और उसका तिरस्कार करने के लिए प्रेरित करता है। आपका देश भी ठंड की आपदा से जूझ रहा है और हर दिन इसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हो रही है। क्या आपको उनके लिए खेद नहीं है? यवेटे ने म्यू निंगज्यू से कहा। खूब कहा है यवेटे, बलिदान एक सम्मान है। लेडी कैरोलिना ने मुस्कुराते हुए महिला पवित्र शासक की ओर सिर हिलाया। फिर उसने म्यू निंगज्यू की ओर तिरस्कारपूर्वक देखा। गठबंधन को हिमस्खलन नदी पार करने में मदद करने के लिए मेरी प्रतिभा को आपकी प्रतिभा के साथ मिलाने की जरूरत है। म्यू निंगज्यू मुस्कुराया। अगर ऐसा है तो अपनी जन्मजात प्रतिभा को मुझमें शामिल करने से गठबंधन को हिमस्खलन नदी पार करने में भी मदद मिल सकती है। आखिरकार आपके विश्वास के अनुसार बलिदान एक सम्मान है, म्यू निंगज्यू ने कहा। यह मजाकिया है। लेडी कैरोलिना क्रोधित हो गई और उनकी आवाज ऊंची हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि म्यू निंगज्यू और वेई गुआंग ने तब तक कितना झगड़ा किया था। लेडी कैरोलिना ने केवल उन्हें उदासीनता से देखा। लेडी कैरोलिना अपनी भावनाओं पर बिल्कुल भी काबू नहीं रख पाई। अध्याय 2919। वेई गुआंग ने इन दो लोगों का असली रंग देखा था। वह बर्फ की गुफा के बाहर तक चला गया, लेकिन म्यू रोंग अचानक उसके सामने काले चेहरे के साथ प्रकट हुआ। म्यू रोंग ने वेई गुआंग के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में शत्रुता और क्रोध झलक रहा था। यदि आप इसे करने पर जोर देते हैं तो परिणामों के लिए मुझे दोष न दें, वेई गुआंग ने कहा। हालांकि मैं बहुत सख्त और नेक नहीं लग सकता, फिर भी मैं सिद्धांतों पर कायम रहने वाला व्यक्ति हूँ। सिद्धांत आपको परिणाम नहीं दिलाते, लड़के। मैं सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे केवल प्रभावी परिणामों की परवाह है, म्यू रोंग ने कातिल निगाहों से कहा। बर्फ की गुफा कांपने लगी और स्टेलेक्टाइट जमीन पर गिर पड़े। म्यू रोंग की दाढ़ी लहराए और उसकी आंखें तेज हो गईं।
उसने बर्फ की गुफा के निकास को आसानी से दफनाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। वे अतुलनीय रूप से मोटी स्टील जैसी कठोर बर्फ की चट्टानें वेई गुआन के सामने ढेर हो गईं, जिससे वह जगह बाहर से पूरी तरह कट गई। आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या तुम हमें मार डालोगे ताकि किसी को सच्चाई न पता चले? वेई गुआंग ने अवरुद्ध प्रवेश द्वार को अविश्वास से देखा। एक्सट्रीम साउथ कैसल यहां से केवल कुछ दर्जन किलोमीटर दूर था। 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस और होली सिटी के सदस्य महल के अंदर थे। वे दुनिया के सबसे पवित्र और आधिकारिक लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे और उनमें से एक म्यू रोंग ने यहां हत्या करने का साहस किया। सबसे पहले वेई गुआंग ने सोचा कि म्यू रोंग सिर्फ उसे धमकाने के लिए जबरदस्ती के तरीकों का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि उसने जल्द ही म्यू रोंग की आंखों में क्रूरता देखी। वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक नहीं रुकेगा, भले ही इसके लिए उसे अपने साथियों को मारना पड़े। म्यू रोंग पागल हो गया था। म्यू निंगजू सही है। मैं पहले से ही गठबंधन में आधा कैदी हूं। यदि चरम दक्षिण सम्राट की मृत्यु नहीं होती है तो मुझे दोष वहन करना होगा। मेरे साथियों द्वारा मेरा उपहास किया जाएगा और सभी द्वारा त्याग दिया जाएगा। मैंने सोचा था कि आप इस स्थिति से बचने में मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपसे इतने मूर्ख होने की उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। यदि आप अभी भी सही निर्णय नहीं लेते हैं तो आप जमे हुए नमूने के रूप में हमेशा के लिए यहां रह सकते हैं। म्यू रोंग की आभा मजबूत हो गई। वह एक जादुई जानवर की तरह था जो हजारों वर्षों से जमा हुआ था। उसके मन में बहुत सारी नाराजगी जमा हो गई थी और वह उसे बाहर निकालने ही वाला था। वेई गुआन को एहसास हुआ कि म्यू रोंग मौत से लड़ने जा रहा था। भले ही वह चाइना फॉरबिडन कज एसोसिएशन का सदस्य था, फिर भी वह उसे मारने में संकोच नहीं करेगा। उसने म्यू निंगजू की ओर देखा और अपनी आवाज धीमी कर ली। दौड़ना। म्यू निंगजू बर्फ की गुफा की दूसरी दिशा में भागी, लेकिन पवित्र शासक यवेटे ने उसका रास्ता रोक दिया। यवेटे डरपोक की तरह मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है। आप अपनी पहचान के साथ लेडी कैरोलिना से अपनी तुलना कैसे कर सकते हैं और इतनी साहसिक बातें कैसे कह सकते हैं? लेडी कैरोलिना आकाश में चमकता चांद है और तुम सिर्फ एक बदबूदार जुगनू हो। यवेटे ने अपने जादू का प्रयोग किया और उसके शरीर पर धधकती हुई सूर्य तरंगों की परतें दिखाई देने लगीं। वे सुनहरी बेड़ियों और जंजीरों की तरह थे जिन्होंने म्यू निंगजू को हर दिशा में फंसा दिया था। म्यू निंगजू तैयार था। वास्तव में जिस क्षण से उसने बर्फ की गुफा में कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी जानवर की मांद में जा रही हो। वह जानती थी कि अगर वे उसके साथ जो कुछ भी करना चाहते थे, अगर उसने उससे इनकार कर दिया तो वे हमला कर देंगे। पवन पंख उसकी पीठ पर दिखाई दिए। सफेद हवा के पंखों ने एक छोटे तूफान का निर्माण किया जो धधकती हुई सूर्य तरंगों को बहा ले गया और म्यू निंगक्सू को समय और गति दी। तभी एक पतली सफेद छाया उसके ऊपर से गुजरी। म्यू निंगजू ने यवेटे को बवंडर की तरह घुमाया। यवेटे हवा में घूम गई और जमीन पर गिर पड़ी। अब वह गुस्से में थी। उसने एक पवित्र न्याय भाला पकड़ा और उसे म्यू निंगजू की ओर बलपूर्वक फेंका। जब पवित्र न्याय म्यू निंगजू तक पहुंचा तो यह अचानक पिंजरे के भाले में बदल गया और उसे पक्षी के पिंजरे की तरह अंदर फंसा दिया। यवेटे मुस्कुराया। उसके चेहरे पर मुस्कान तब तैर गई जब उसे एहसास हुआ कि उसके पिंजरे में म्यू निंगजू नहीं फंसा था, बल्कि सफेद पंखों से बनी उसकी अंतिम छवि फंस गई थी। असली म्यू निंगजू लंबे समय से पिंजरे के बाहर था और दूर जा रहा था। यवेटे स्तब्ध थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका जादू म्यू निंगजू पर नहीं चलेगा। तुम यहां से भाग नहीं सकते, लेडी कैरोलिना चिल्लाए। उसने अपने हाथ ऐसे उठाए जैसे उसने कुछ पकड़ रखा हो। उसके हाथों के बीच एक गंदला आभामंडल दिखाई दिया। पता चला कि उसके हाथ में एक गंदला क्रिस्टल बॉल था। उसने प्रभामंडल से बनी गंदली क्रिस्टल बॉल को उल्टा कर दिया और अंतरिक्ष अचानक अजीब तरह से मुड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कुएं में पानी मथा जा रहा हो, सिवाय इसके कि इस पल में उनके आसपास की जगह मत गई। प्रक्रिया छोटी थी। यवेटे के दिमाग में कुछ गूंजा। जब वह वापस होश में आई तो उसने स्वयं को बर्फ की चट्टानों से अवरुद्ध गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा पाया। म्यू निंगजू, जो दूसरे प्रवेश द्वार की दिशा में भाग गया था, वह भी अंतरिक्ष द्वारा रूपांतरित हो गया था। वह वहीं लौट आई जहां वह पहले खड़ी थी और म्यू रोंग और लेडी कैरोलिना का सामना किया। अराजकता आदेश। म्यू निंगजू गंभीर था। लेडी कैरोलिना की ताकत म्यू रोंग से अधिक थी। उसके पवन तत्व ने उसे गति में लाभ दिया, लेकिन लेडी कैरोलिना के कैस तत्व की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। लेडी कैरोलिना उसकी दिशा बदल सकती थी और उसे जहां चाहे वहां खींच सकती थी। वह नहीं जा सकी। जाना।
इस बार मुझे निराश मत करो, लेडी कैरोलिना ने यवेटे से कहा। वह घमंडी थी और आसपास के लोगों को आदेश देती थी जबकि खुद ऐसा कुछ नहीं करती थी। यवेटे ने सिर हिलाया और फिर से म्यू निंगज्यू के पास पहुंची। म्यू निंगज्यू ने अब भागने की योजना नहीं बनाई। उसने अपनी कलाई मरोड़ ली। एक बर्फ की तलवार अचानक हवा में प्रकट हुई और यवेटे पर हमला कर दिया। हमले के साथ एक आइस मून आग भी आया। म्यू निंगज्यू की तलवार की शक्ति का विरोध करने के लिए यवेटे ने एक भारी सुनहरी दीवार बुलाई। हालांकि म्यू निंगज्यू अपने जादू में बहुत उपयोगी थी। उसने तलवार को कुचल दिया और उसे अनगिनत बर्फ के टुकड़ों में बदल दिया। पूरी गुफा को ढकने वाली बर्फ की परतें गर्मियों के बीच में समुद्र में डूबते सितारों की तरह लग रही थीं। वे सुंदर थे और हत्या के इरादे से भरे हुए थे। यवेटे भयभीत थी। खुद को गंभीर चोटों से बचाने के लिए उसे जादुई कवच का इस्तेमाल करना पड़ा। म्यू निंगजू के बर्फ के ब्लेड ने उसे घायल कर दिया। वह न तो बच सकती थी और न ही हमले से बचाव कर सकती थी। म्यू निंगजू को हराने की तो बात ही दूर थी। वह म्यू निंगजू के भयंकर बर्फ जादू के खिलाफ अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं कर सकी। म्यू निंगजू का बर्फ का जादू अंतहीन था और यवेटे उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं लड़ सकती थी। यवेटे को अपमानित महसूस हुआ। मैं म्यू निंगजू के खिलाफ इतना कमजोर कैसे हो सकता हूँ। अध्याय 2920 पीछे हटना। लेडी कैरोलिनस ने अपनी आंखें बंद कर ली और सब कुछ पूरा होने तक आराम करने का इरादा किया। लेकिन म्यू निंगज्यू को यवेटे को इतनी आसानी से हराते देख वह निराश थी। उसने यवेटे की ओर देखा। वह समझ गई थी कि पवित्र शहर में उच्च अधिकारियों की कुछ जरूरतें थीं, जिसके कारण वे अपनी पसंद के किसी भी जादूगर को रख लेते थे, भले ही उनमें ताकत की कितनी भी कमी क्यों न हो। यवेटे को पता था कि लेडी कैरोलिना क्या सोच रही थी। वह गुस्से में थी। एक पवित्र शासक के रूप में उसकी वर्तमान स्थिति किसी गंदे और घटिया कारण से नहीं थी। उसने ये स्थान अपनी ताकत से अर्जित किया था। लेकिन उसे म्यू निंगज्यू और उसका जादू का प्रयोग बहुत अजीब लगा। लेडी कैरोलिन एक आइस एलिमेंट जादूगरनी थी और उसकी साधना एक निश्चित जादूगरनी के स्तर तक पहुंच गई थी। वह निडरता से म्यू निंगजू की ओर चल पड़ी। यह ऐसा था जैसे वह एक कुलीन महिला थी जो एक दासी को मौत की सजा दे रही थी। अपनी सारी शक्ति लगाओ। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं और फिर भी मुझे चोट नहीं पहुंचा पाते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि आप इस दुनिया में रहने के योग्य क्यों नहीं हैं और क्यों आपकी प्रतिभा मुझमें समाहित की जानी चाहिए। लेडी कैरोलिना ने अवमानना के साथ कहा। म्यू निंगजू ने पहले जो कहा उससे वह पहले ही नाराज हो गई थी। म्यू रोंग ने बर्फ की गुफा को अलग कर दिया था और चरम दक्षिण सम्राट को हटाने के लिए गठबंधन की बैठक थोड़े समय में समाप्त नहीं होगी। वह समय होने तक धीरे धीरे म्यू निंगजू के साथ खेल सकती थी। लेडी कैरोलिना देख सकती थी कि म्यू निंगजू घमंडी और जिद्दी थी। हालांकि ऐसी वहशी लड़की को सबक सिखाना जरूरी था, अन्यथा उसे पता नहीं चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया है। वह न केवल म्यू निंगज्यू की जन्मजात प्रतिभा बल्कि उसकी गरिमा को भी छीनना चाहती थी। मौलिक लूट। म्यू निंगजू ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके लंबे सफेद चांदी के पवित्र बाल बिना हवा के लहरा रहे थे। उसने अपना बेदाग चेहरा पूरी तरह उजागर कर दिया, जो किसी कलाकृति की तरह सुंदर था। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और धीरे से आंखें खोलीं। अचानक बर्फ की गुफा का तापमान तेजी से गिर गया। बर्फ की गुफा और चरम दक्षिण भूमि के ग्लेशियरों पर बर्फ के तत्व वाले कल्पित बौनों ने रानी की पुकार सुनी थी और वे यहाँ एकत्र हो रहे थे। ठंड बढ़ गई और हवा घनीभूत होने लगी। म्यू निंगज्यू भी अपनी शक्ति का उपयोग कर रही थी। पूर्णतया निषिद्ध क्षेत्र। लेडी कैरोलिना ने चंचल अभिव्यक्ति बनाए रखी। यदि यह सुपर लेवल जादूगरों के बीच द्वंद्व है, तो म्यू निंगजू की पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र की शक्ति उसे युद्ध में अजेय बना सकती है। आखिरकार यह एक ऐसी शक्ति थी जो केवल आइस एलिमेंट हेवन सीड के पास थी। जब यह जागृत आइस एलिमेंट अलौकिक शक्ति के साथ जुड़ गया, तो वह यवेटे जैसे सुपर लेवल जादूगर को आसानी से हरा सकती थी। दुर्भाग्य से लेडी कैरोलिना एक सुपर लेवल जादूगर नहीं थी। वह एक निषिद्ध जादूगरनी थी, एक रूढ़िवादी निषिद्ध जादूगरनी जो स्वतंत्र रूप से निषिद्ध जादू को पूरा कर सकती थी। म्यू निंगज्यू, जो अपने सुपर लेवल के चरम पर थी, अपने जैसे दुनिया के सबसे मजबूत फॉरबिडन मैज में से एक के साथ कैसे लड़ सकती थी। अगर म्यू निंगज्यू ने उसकी बात मानी होती तो शायद उसने उसे जीने का मौका दिया होता, या फिर वह अपने बलिदान के लिए म्यू निंगज्यू का नाम अमर कर सकती थी। चूंकि वह असभ्य, अहंकारी और अति आत्मविश्वासी थी, इसलिए वह म्यू निंगज्यू को नष्ट करना चाहती थी। मौलिक लूट। लेडी कैरोलिना इस जादू से बहुत परिचित थीं। ये सैकड़ों किलोमीटर के भीतर बर्फ के तत्वों को इकट्ठा कर सकता है और किसी के डोमेन, नियंत्रण और जादुई शक्ति को बढ़ा सकता है।
हालांकि आइस एलिमेंट मैच के सामने आइस एलिमेंट का नियंत्रण छीनना हास्यास्पद था। एक बार जब उसने एक इशारा किया तो वे बर्फ के तत्व जो म्यू निंगज्यू को सैनिकों की तरह घेरे हुए थे तुरंत उसके मौलिक गुलाम बन गए। बूम! जोरदार धमाका हुआ। बैंगनी पवित्र लौ एक बहादुर शेर में बदल गई और उसने बर्फ सम्राट म्यूरोन को अंदर गिरा दिया हुआ। बर्फ सम्राट म्यूरोन शर्मिंदा दिखे। वह खड़ा रहा और लड़खड़ाता रहा। वह उदास चेहरे के साथ लेडी कैरोलिन की ओर मुड़ा। लेडी कैरोलिना, आपने सभी बर्फ के तत्वों को क्यों लूट लिया? मेरी वर्तमान खेती पहले जितनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आपके प्रतिरोध के तहत कुछ उन्नत बर्फ जादू का उपयोग नहीं कर सकता। वेई गुआन थोड़े कमजोर दिखे। उसका सिर चकरा गया था। वह बर्फ के आक्रमण से उबर नहीं पाया था। उसे म्यूरोन जैसे बुरे और अनुभवी जादूगर के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। इस स्थान पर वेई गुआन के फायर एलिमेंट की तुलना में उनका आइस एलिमेंटल जादू कहीं अधिक मजबूत था। हालांकि उन्होंने म्यूरोन को घायल कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि म्यूरोन की ताकत किसी चीज से खत्म हो गई है और वह अचानक एक बुरे व्यक्ति की तरह कमजोर हो गया। शुरुआत में लेडी कैरोलिना ने आइस सम्राट म्यूरोन को घृणा की दृष्टि से देखा, यह मानते हुए कि वह एक कमजोर निषिद्ध जादूगर को भी संभाल नहीं सकता था। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैंने अभी तक तत्वों को नहीं लूटा है। लेडी कैरोलिना ने भौहें चढ़ा दी। म्यू निंगज्यू वह था जिसने तत्वों को लूटा था। उसने सभी बर्फ तत्वों को अपने सैनिकों में बदल दिया और एक शानदार बर्फ तत्व साम्राज्य बनाया। हालांकि म्यूरोन एक बर्फ तत्व निषिद्ध जादूगर था। आइस एलिमेंट से जुड़ी लड़ाई में वह म्यू निंगज्यू से कैसे हार सकता था? बर्फ सम्राट म्यूरोन ने कहा, मैं किसी भी बर्फ तत्व को नियंत्रित नहीं कर सकता। लेडी कैरोलिना की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपने हाथ फैलाए और उन्हें धीरे से भींच लिया, अपने चारों ओर के सभी बर्फ तत्वों को लूटने की कोशिश करने लगी। निषिद्ध जादूगरों के लिए तत्व सैनिक नहीं बल्कि दास थे, और दासों को हर कीमत पर उनका पालन करना होगा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने बर्फ के तत्वों को अपने हाथों में कैसे खींच लिया या उन्हें ऑर्डर दिया, ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। सभी बर्फ तत्व म्यू निंगज्यू की ओर एकत्र हुए। म्यू निंगज्यू ने अभी तक कोई जादू करना भी शुरू नहीं किया था। उन बर्फ तत्वों ने एक चौंकाने वाला बर्फ तत्व तूफान बनाया जो म्यू निंगक्सू को केंद्र में रखते हुए 1 या 2 किलोमीटर के दायरे में फैल गया। तत्व सूक्ष्म कण थे। जादूगर के ज्योतिषीय संकेत के अभाव में वे हानिरहित और गैर धमकी देने वाले थे। हालांकि म्यू निंगज्यू तत्वों को इकट्ठा कर रहा था। यह एक बड़ी आपदा में तब्दील हो सकता है। क्या हो रहा है? लेडी कैरोलिना भी हैरान रह गईं। क्या आइस एलिमेंट्स ने केवल म्यू निंगज्यू की बात सुनी? तत्व साझा किए गए। निश्चित जादूगर एक निश्चित तत्व को लूट सकते थे और अपने नीचे के जादूगरों को उस तत्व की क्षमता को दबाने के लिए मजबूर कर सकते थे। जादूगरों के लिए जादू करना कठिन हो जाएगा और उनकी शक्ति भी बहुत कम हो जाएगी। लेकिन भले ही हर कोई एक निश्चित जादूगर था, फिर भी तत्व साझा किए गए थे। तत्वों का विशेष उपयोग केवल निषिद्ध जादूगरों और निम्न स्तरीय जादूगरों के बीच ही मौजूद था। अतः ये घटना असंभव थी। सबसे पहले, म्यू निंगज्यू बिल्कुल भी निषिद्ध जादूगर नहीं था। दूसरे, भले ही वह एक निषिद्ध जादूगरनी थी, लेडी कैरोलिना और म्यूरोन उच्च स्तर की साधना के साथ बर्फ तत्व निषिद्ध जादूगरनी था। उनके लिए एक भी बर्फ तत्व प्राप्त न कर पाना असंभव था। यदि उनके पास कोई बर्फ तत्व नहीं होता तो वे बुनियादी स्तर पर भी बर्फ के जादू का उपयोग नहीं कर सकते थे। एक बर्फ तत्व निषिद्ध जादूगर बर्फ के जादू का उपयोग करने में कैसे सक्षम नहीं हो सकता है?